हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद रखिएगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और इसी बात के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में कक्षा 9वीं की दूसरी पुस्तक, जिसको कहते हैं हम पूरक पुस्तक। पूरक पुस्तक का पाठ 2 मतलब कृतिका का पाठ 2 पढ़ेंगे, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। मृदुला गर्ग जी ने जो ये पाठ लिखा है, इसमें मेरे संग की औरतें ये क्यों कहा होगा? क्या आप सोच पा रहे हैं कि इन्होंने क्यों लिखा मेरे संग की औरतें? क्या उनके एज की औरतें थी? क्या उनके साथ काम करने वाली औरतें थी? क्या उनके साथ रहने वाली औरतें थी? तो बिल्कुल सही, उनके साथ रहने वाली औरतों की इन्होंने बात की है कि जो औरतें उनके साथ में रहती थी। साथ में कौन रहता है हमारे घर में? हमारी दादी, अगर परदादी हैं तो बहुत अच्छी बात है। परदादी, नानी, माँ, बहन, चाची, मासी, बुआ, ये सब हमारे साथ में रहने वाली औरतें हैं, जिनको हम बचपन मतलब हम अपने बचपन से देखते आते हैं। उनकी हर एक आदत, उनका तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, क्या वो शांत है, क्या वो चंचल स्वभाव की हैं, क्या वो बड़ बोली हैं, क्या वो गुस्से वाली हैं, वो क्या अपनी सारी बातें मन की बोल देती हैं या मन में रख लेती हैं। ये हम बच्चे, मतलब उनके सामने तो हम बच्चे ही हैं। ये हम बच्चे जब उनकी बातों को शुरू से बचपन से ऑब्जर्व करते 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 फिर हम कुछ बाद में बोलते हैं, या अगर आप लेखिका हैं, लेखक हैं, तो आप लिखते हैं। तो यही किया है यहाँ लेखिका ने। उनके साथ में रहने वाली जो उनकी घर की औरतें थी, हर एक औरत के बारे में कि उनका कैसा स्वभाव था, चाहे उनकी परदादी हो, नानी हो, उनकी माँ, वो स्वयं, उनकी बहनें, और साथ में ही उन्होंने थोड़ा सा जिक्र अपने पिताजी और अपने भाई का भी किया है। इतना अच्छा पाठ है जहां आपको सुन के ये लगेगा कि कहीं औरतों की भी थोड़ी सी दशा बताई गई है, या स्थिति हम कहें बताई गई है। औरतें किस तरीके से होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो चुपचाप रह जाती हैं, सह लेती हैं। कोई एक जगह तो ऐसा बात आई है जहां अपने बच्चों के लिए एक माँ चुप नहीं रहती है, बोल पड़ती है। ऐसी भी बात आई है कि जहाँ औरत जो है वो अपने अंदर की सारी इच्छाओं को दबाकर घर के ही कामों में व्यस्त रहती है, जहां वो अपनी बात किसी से शेयर करती नहीं है, अपनी इच्छाएं व्यक्त करती नहीं है, दिन भर घर के कामों में ही अपना जीवन समझती है। इन सारी बातों को लेखिका ने यहाँ पर बताया है, इसलिए उन्होंने शायद बड़ा सोच समझ के नाम दिया कि मेरे संग की औरतें, जो मेरे साथ रहती थी। क्योंकि औरतों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हर एक दूसरी औरत से मिलता जुलता है, या यूँ कहें तो व्यक्ति की घटनाएं कुछ कुछ लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। और औरतों की तो यूँ बातें कहें कि घर में रहना है औरतों को या बाहर निकलना है औरतों को, तो लगभग घटनाएं एक समान ही होती हैं। उनकी मन की व्यथाएं हों, चाहे मन के प्रसन्नता के भाव हों, दोनों में बहुत समानता होती है। तो शायद लेखिका भी औरत हैं, इसलिए वो औरतों के मन के उस मर्म स्थल को खोज पाई, उस मार्मिक स्थल का वो छू पाई या अनुभव कर पाई, और उन्होंने एक बड़ा सा लेख, बड़ा सा एक पाठ यहाँ पर आपको लिख कर दिया है। तो देखिएगा, ये है कृतिका का पाठ 2। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कहा हुआ है लेखिका ने। मेरी एक नानी थी मतलब अब नहीं है, भूतकाल का हो गया ये। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मतलब नानी है, ये बात जाहिर है, नानी सबकी होती है, दादी सबकी होती है। अब ये हमारी कभी कभी बदकिस्मती होती है कि हम अपनी नानी को नहीं देख पाते, हम अपनी दादी को नहीं देख पाते, वो पहले ही हमारे पास नहीं होती हैं। तो ये हम बदकिस्मती ही कहेंगे, क्योंकि नानी और दादी दोनों के साथ रहना, दोनों का प्यार लेना, स्नेह लेना, ये एक बच्चे के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि जब बच्चा माँ बाप से डरता है या उनसे डांट खाता है, तो कहाँ जाके वो छुप जाता है? वो अपनी माँ के पास, दादी के पास, या नानी घर में हो तो नानी के पास। ये दो वो औरतें होती हैं जो उन्हें बचा लेती हैं बच्चों को, ये उनका सुरक्षा कवच होता है यूं कहें तो नानी और दादी का अपने उन नाती पोतों पर एक अलग स्नेह होता है, और उन बच्चों का भी दादी नानी पर अलग स्नेह होता है। तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी नानी से बात शुरू की है कि मेरी नानी थी, जाहिर है नानी सबकी होती है, तो मेरी भी थी, किंतु उन्हें मैंने कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जब उनकी माँ की शादी नहीं हुई थी तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो लेखिका कैसे देख पाती उन्हें? शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। वो कह रही है कि देखिए, नानियों की कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं।
अब नानी भले ही राजा रानी की कहानी ना सुनाए, लेकिन नानी दादी के पास यदि हम बैठ जाएं तो उनके समय की जो कहानी बातें हैं वो तो हम कहानियों के जैसी सुनते हैं। वो अपना बचपन सुनाती हैं, अपने आस पड़ोस का माहौल सुनाती हैं, उस समय का वातावरण कैसा था वो सुनाती हैं, कैसे वो लोग हर काम को करते थे, क्या उस समय के खेल हुआ करते थे, कैसी वो पढ़ाई करते थे, कैसे सहेलियों के साथ मस्ती करते थे, कैसे घर के कामों में हाथ बटाते थे, किस तरह की परंपराएं थी, कैसा खाना था, कैसे मार्केट थे, सब कुछ बताती हैं। आप उनके साथ बैठिए तो सही। कहते हैं कि जब हम दादी नानी या बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं, क्योंकि हमें उठने बैठने बोलने चलने फिरने खाने के सारे सलीके सिखाती हैं वो। वहाँ हमें माँ की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटके नहीं, वैसे इसी की बात है, जॉइंट फैमिली थी, तो जब बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है ना तो उसकी कुछ आदतें बहुत अच्छी होती हैं। जो साझा करने की, शेयर करने की आदत होती है। कोई भी सामान लेकर आए तो घर के सभी लोगों को देना, कोई भी जो काम वो कर रहा है उस पर घर की सारे लोगों की नज़र होना, जिससे बच्चा सुरक्षित रहता है। उसने क्या खाया, कब उसे पढ़ना है, कब उसे उठना है, कब उसका टाइम हो गया है, कब उसे कहाँ जाना है, ये घर के सारे लोगों को पता होता है। तो बच्चा एक सुरक्षा की कैद नहीं कहना चाहिए, एक सुरक्षा क्षेत्र में होता है। तो ज्वाइंट फैमिली में दादी नानी के साथ रहना बहुत ज़रूरी भी है और वो प्यार से हमें वंचित नहीं होना चाहिए। तो लेखिका की नानी नहीं थी, उन नानी की कहानियाँ वो नहीं सुन पाई, इसलिए 3 बहनों को कहानियाँ कहनी पड़ी एक दूसरे के लिए। फिर नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है। कितनी अच्छी बात कही है लेखिका ने कि नानी से कहानी नहीं सुनी, मतलब नानी के मुख से कहानी नहीं सुनी मैंने, तो क्या हुआ, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी है कि नानी कैसी थी, ये कहानी उन्होंने जरूर सुनी है। और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। असली मर्म मतलब जो असली बात थी, जो असल में जो बात थी, जो दर्द या जो बात उनकी छुपी हुई थी, वो बात बाद में हमें समझ में आई कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें नानी पूरी तरीके से समझ में आने लगी थी। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन का थोड़ा सा प्रस्तावना रखी है, शुरुआत की है कि नानी नहीं थी तो नानी की कहानी नहीं, नानी से कहानी नहीं, पर नानी की कहानी सुनिए। कैसी कहानी सुनिए, पहले इतना ही जाना, सबसे पहले उन्होंने इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। जो वो कह रही है कि पहले सबसे पहले यही जाना नानी के बारे में, क्या जाना कि मेरी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दानशी मतलब पर्दे में रहने वाली थी। साथ ही मेरी नानी पारंपरिक थी, परंपराओं को बड़े ध्यान रखती थी और जो परंपराओं से चला आ रहा है उसको कभी उस परंपरा को वो तोड़ती नहीं थी, चाहे कुछ भी हो। उस परंपरा में उन्हें बंध के रहना, उसके साए में चलना, वैसे कार्यों को करना उनको पसंद था और उन्होंने किया भी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत गए, मतलब विदेश चले गए बैरिस्ट्री को पढ़ने के लिए, शादी के तुरंत बाद ही चले गए थे, ज़्यादा देर रहे ही नहीं उनके साथ में। उनके पति मतलब लेखिका के नाना जी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, अब वो वहाँ से लौटे, उन्होंने अपनी डिग्री ली, अब वो इतने वर्ष तक रहे, डिग्री ली वहाँ पर, तो उनका जो तौर तरीका था, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलने का, वो सारा तरीका कैसा, विलायती मतलब विदेश जैसा हो गया, विदेशियों की तरह वो ट्रीट कर रहे थे, मतलब वैसे उनका व्यवहार होता। नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन देखिए कुछ लोग कैसे होते हैं कि सामने वाले का जैसा रहन सहन है, व्यवहार है, रहने का तौर तरीका है, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ऐसे ही मैं कपड़े पहनूं क्या, ऐसे मैं चलूं क्या, ऐसे मैं बोलूं क्या, ऐसे क्या बालों की हेयर स्टाइल बनाऊं क्या, ये मतलब तरीका होता है। लोग जब हम देखते हैं ना तो मैं ऐसा करूं तो मैं भी, लेकिन कई लोग कैसे होते हैं, तटस्थ होते हैं इन चीज़ों से, मतलब इनसे ठीक है वो उनका रहन सहन है, ये मेरा रहन सहन है, ऐसे मैं रहते आई हूँ हमेशा से, मैं ऐसे रहूँगी, वो उनका तरीका है, वो उनका शौक़ है, वो उनकी पसंद है। और ऐसे लोग वाकई प्रसन्न भी रहते हैं, उन्हें किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं आती है, किसी से वो तुलना नहीं करते हैं, किसी के साथ वो भागदौड़ में नहीं जाते हैं। तो ये कई बातों में ये व्यक्ति बड़े ही शांत भी होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं और अपने आप में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। तो नाना जी विलायत से आए, अपने ढंग में उस वहाँ के रंग में रंग गए, लेकिन नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नानी का रहन सहन जो पहले था वो नाना जी के आने के बाद भी वही था, कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी
किसी इच्छा आकांक्षा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी पति पर किया। मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसे भी लेखिका ने बातें की हैं जब पत्नी या औरत अपने मन की भावनाओं को, मन की आकांक्षाओं को, मन की इच्छाओं को मन में ही दबा के रह गई, किसी से कुछ नहीं कहा। तो ऐसी थी लेखिका की नानी कि जो अपने मन की बातों को मन में ही दबा गई, अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को उन्होंने अपने पति पर जाहिर ही नहीं किया, बताया ही नहीं उनको कि क्या इच्छा है मेरी। और ऐसी कई औरतें होती हैं, पसंद नापसंद का भी कभी इजहार नहीं किया, मतलब उन पर व्यक्त नहीं किया कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये लाओ, मुझे ये पहनना है, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी उनकी नानी ने नहीं कहा। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, ऐसा कुछ हुआ कि हम कहते हैं ना मौत के करीब, मतलब कुछ ऐसी बीमारी हो जाना, कुछ ऐसी घटना से गुजरना जब लगे कि व्यक्ति को बाकी दोबारा जिंदगी मिली है। तो नानी ने जब बहुत कम उम्र में मौत के करीब पाया, 15 वर्षीय एक लौती बेटी, किसकी बात हो रही थी? नानी की बेटी, मतलब लेखिका की माँ। तो एक लौती बेटी जो 15 वर्ष की थी, वो कौन? मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम झकझोर, मतलब झकझोर गई अंदर से और मुंहजोर हो उठी। मुंहजोर होना मतलब फिर मुंह से बातें निकालना, फिर अपने मन की बातों को कहना, फिर चुप नहीं रहना। तो जब मैंने एक और बात आपको शुरू में बताई थी कि ऐसी भी औरतें, ऐसा भी समय आता है जब औरतें अपने बच्चे के लिए तो चुप नहीं रहती हैं, वो किसी के लिए भी चुप हो जाएं, लेकिन एक माँ, वहाँ वो औरत नहीं, वहाँ वो माँ है, वो माँ अपने बच्चे के लिए चुप नहीं होगी। तो लेखिका की नानी ने जब अपनी एक लौती बेटी, मतलब लेखिका की माँ जो 15 वर्ष की थी और लेखिका की जो नानी थी, उनको कुछ ऐसा हुआ कि वो मौत के एकदम करीब थी, उस समय उस 15 वर्ष की बच्ची के लिए उन्हें ये लगा कि इसका भविष्य में क्या होगा अगर मैं ना रहूंगी, मेरी बच्ची का विवाह कौन करवाएगा। तो वो मुंहजोर हो गई, मतलब अब वो चुप नहीं रहने वाली थी, अब वो बोलेंगी। तो नाना से उन्होंने कहा, मतलब अपने पति से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर, लिहाज मतलब शर्म, हया, मर्यादा, मैं पर्दे की मर्यादा को छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी से मिलना चाहती है। वो कह रही है मुझे कोई पर्दा नहीं करना, मुझे किसी के सामने जाने से नहीं झिझकना है, मैं नहीं पर्दे के पीछे रहकर किसी से बात करूंगी, मैं छोड़ती हूँ ये पर्दा, मैं सारे शर्मो हया के पर्दे छोड़ती हूँ और मुझे किसी व्यक्ति से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है, आप अपने मित्र शर्मा जी को बुला दीजिए। जो एक कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कौन वो सेनानी थे? प्यारेलाल शर्मा जी, जो कि नाना जी के, लेखिका के नाना जी के मित्र थे। अब नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत को समझा। उन्होंने देखा कि यार ये बहुत बीमार है मेरी पत्नी, इस समय ये कुछ मांग रही है, वक्त की कमी है, हो सकता कुछ हो ना जाए इसको, और मौके की नजाकत को देखना, मतलब जो मौके का अवसर था, जिस तरीके का मौका था, उस मौके पर उन्होंने सोचा कि हाँ बहसबाजी करने का मतलब नहीं है, ठीक है उनको बुला देते हैं अपने मित्र को और इसको जो बात करनी कर सकती है। तो मौके की नजाकत की लाज रखी, सवाल जवाब में वक्त बर्बाद ना करते हुए फौरन, मतलब तुरंत, देखिए कुछ ऐसे शब्द आए हैं वहाँ पर भी, कुछ अंग्रेजी शब्दों का, अंग्रेजी मतलब विदेशी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। फौरन हुआ, नजाकत हुआ, वक्त हुआ, तो ये क्या है कि ये जाकर अपने दोस्त को बोलने वाला है, वहाँ से उनको उनके घर से बुलवा लिया कि भाई आइए मेरी पत्नी आपको बुला रही है, बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। बीवी के हुजूर में पेश करना मतलब बीवी ने जो मांगा था कि मुझे मिलना है, तो बीवी के सामने उनको पेश कर दिया, पहुंचा दिया। देखिए अब क्या होता है, इस तरह मेरी माँ की शादी। अब उन्होंने उस समय क्या किया था, जब उनको बुलाया था ना, तो उन्होंने शादी की बात की थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढे वो आप ढूंढे। किससे कहती है? अपने पति से नहीं, उनके मित्र से कहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटी का विवाह किसी रईस से ना हो, किसी अमीर व्यक्ति से ना हो, किसी बड़े ओहदे वाले से ना हो, मुझे नहीं करना उससे अपनी बेटी का विवाह। मुझे तो आपके जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी यदि आपको मिलता है, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई लड़का जो मेरी बेटी के लायक हो, क्योंकि मैं उसी से करवाना चाहती हूँ जो स्वतंत्रता संग्राम, जो देश की सेवा में लीन हो। एक बात आप समझ पा रहे हैं, वो औरत जो दिन रात घर के कामों में व्यस्त थी, पति के सामने कभी मन की इच्छाओं को व्यक्त नहीं किया, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, अनपढ़ थी, पारंपरिक रीतियों में जो विश्वास रखती थी, ऐसी औरत के अंदर मन में
देशभक्ति थी, जो छुपी हुई देशभक्ति थी, और कहाँ उजागर किया जब उसको लगा कि अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी और मैं अपनी बेटी का विवाह किसी अमीर से तो नहीं कराऊंगी। यदि अपने पति से कहती हूँ तो शायद मेरी बेटी के लिए कोई अमीर लड़का ढूंढेंगे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो लड़का चाहिए जो देश की सेवा में रत रहता हो, देश की जो सेवा करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई अमीर, कोई पैसे वाला, कोई रुतबे वाला, ये कहा था। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि वो कह रही, जब ये बात कर दी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ही आपके बेटी के लिए रिश्ता ढूंढूंगा। तो मैं इस तरह लेके कह रही है कि मेरी माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। आईसीएस का इम्तिहान हुआ, परीक्षा हुई, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम, देश की सेवा में था, इसलिए उसको, उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए थे। सरकारी नौकरियों से भारतीयों को हटा दिया, किसी भी नौकरी में उनको कोई पद ही रिक्त नहीं देते थे। पढ़ने लिखने में पाबंदी, नौकरियों में पाबंदी, आने जाने में पाबंदी, हर चीज़ में पाबंदी थी। तो जो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा हो उसे उस समय उस एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया, उस परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, मतलब कोई भी पुराना पैसा नहीं था। पैसा धेला ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है कि उनके जेब में कोई पैसा धेला नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं था। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। देखिए, जो बात मैं बता रही थी वो लेखिका भी कह रही है कि कौन जान सकता था कि जो औरत घर में अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ पाई, उसके मन में देश की आज़ादी के लिए इतनी प्रबल भावना थी। और इससे पता चलता है कि वो घर में भी आज़ाद ख्याल की रही होंगी, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने पति के किसी भी रहन सहन को अपने ऊपर नहीं अपनाने दिया। आप अपने तरीके से जिए, जो आप विदेशों में सीख कर आए हैं, मैं अपने तरीके से अपना जीवन काटूंगी, जो मैंने अपने देश में सीखा है, जो मेरी परंपरा थी। स्वाभाविक है, इस बात से पता चलता है कि जो लेखिका की नानी थी वो कैसी थी, स्वतंत्र ख्याल की थी, मतलब स्वतंत्र विचारों की थी। अगर स्वतंत्र विचारों की नहीं होती तो वो लड़ती अपने पति से। आप विदेश से आए हो, आप इतने समय के बाद आए हो, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, आप मेरी कोई इच्छाओं का ख्याल नहीं रखते हो, आप मुझे यहाँ नहीं, जो करती हैं सामान्य तौर पर औरतें, लड़ती हैं, झगड़ती हैं, घूमना है, बाहर जाना है, खाना है, पीना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। पर ऐसी कोई भी बात सामान्य औरतों के जैसे लेखिका की नानी ने नहीं की। लेकिन जब अपनी बेटी की स्वतंत्रता की बात आई तब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने से नहीं वो रुकी, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी ऊंचे पद के व्यक्ति से विवाह नहीं करना है। यदि मेरी लड़की ब्याही जाएगी तो किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ब्याही जाएगी, नहीं तो नहीं। और ब्याही गई। तो वो कह रही हैं, और वो जो लेखिका के मतलब माँ, उनका विवाह हुआ, लेखिका के पिता को इम्तिहान में नहीं बैठने दिया, क्योंकि वो भी आज़ादी के लिए थे, क्योंकि माँ चाहती थी नानी की उनके साथ शादी हुई। और लेखिका बता भी रही कि मेरी नानी वाकई आज देश से प्रेम करती थी, और उनके ख्याल भी आज़ादी वाले रहे होंगे, जो उमड़ कर सामने आए बाद में। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। यहाँ पर सीधे तरीके से एक मुहावरा नहीं आया है, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार। ये थी लेखिका की माँ, मतलब नानी की बेटी, जिनका विवाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ हुआ था। वो अपना जीवन गांधी की तरह निकाला, मतलब सादा जीवन एकदम, कोई दिखावा नहीं, कोई पहनने का दिखावा नहीं, कोई खाने का दिखावा नहीं, कोई पैसे का दिखावा नहीं, कोई रुतबे का दिखावा नहीं, सादा जीवन जीती थी। और उनकी जो सोच थी बहुत ऊंची थी। खादी की साड़ी उनमें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी, मतलब कमर भी लचक जाती थी, बहुत नाजुक थी। लेखिका की माँ नाजुक थी, और खादी का जो कपड़ा होता है वो मोटा होता है, भारी होता है। और लेखिका की माँ ये साधारण जो आज का चल रहा है, सिंथेटिक चल रहा है, सिल्क चल रहा है, कहीं अलग अलग आपका जॉर्जेट, दुनिया भर का मटेरियल चल रहा है, वो नहीं, वो खादी, क्योंकि वो गांधी विचारधारा से वो खादी की साड़ी पहनती थी। और इतनी भारी साड़ी को जब वो पतली कमर में अपनी बांधती थी तो उनकी कमर भी लचक जाती थी। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी,
मतलब वो रात में जब उनके विवाह हुआ और वो इस तरह के माहौल में आई जो देश के प्रति प्रेम वाला था, तो वहाँ पर सादा जीवन ही चलता था। इन्हें खादी की साड़ी ही पहननी पड़ती थी, तो कोई उन्हें कोई टोक ना दे, कोई रोक ना दे, कोई कुछ कह ना दे। इसलिए जो लेखिका की माँ थी वो रात भर जागकर उस साड़ी को बांधती थी और रात भर जागकर उसे चल कर, पहन कर, बैठ कर, उठ कर देखती भी होंगी, क्योंकि रात भर क्या करती थी, वो साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी। क्यों? जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। दिन में जब मैं चलूं तो ऐसा ना हो कि मेरी साड़ी इस तरीके की पहनी हो कि लोग मुझ पर देखकर हंसें, मुझे बातें बनाएं कि इसको साड़ी पहनना नहीं आती। तो रात भर वो स्त्री अपने परिवार के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने भारतीय पोशाक के लिए रात भर जागकर उसे पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि ये जुनून होता है। देखिए, आपको जब कोई कपड़ा अच्छा लगता है, कोई ड्रेस, कोई पोशाक अच्छी लगती है, तो आप क्या करते? दिन रात आपके दिमाग में वो ड्रेस घूमती रहती है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, इसको अगर ऐसा बनवाना है तो ऐसे बनवाना है। फिर आता है तो हम पहन के देखते हैं, वो कितनी भी रात में सिलकर आ जाए, आप उसे पहन के देखोगे, थोड़ी देर आप पिक्स निकालोगे, आप आईने के सामने खड़े हो जाओगे, सब कुछ करते हो, क्योंकि वो आपका शौक है और ये इनका शौक था। तो इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी खादी की साड़ी रात भर पहनी, ये करने के लिए कहीं कोई मुझे कुछ सुबह बोले ना। माँ की अपनी शख्सियत थी, माँ की कुछ अपनी शख्सियत थी, कुछ उनकी अपनी पहचान थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात का एक पुष्प होता है जो व्यक्ति को क्या नहीं होने देता है। पारिजात का पुष्प यदि होता था स्वर्ग में, तो उस पारिजात के पुष्प का ये गुण था, वो जिसको मिल जाए वो व्यक्ति बुजुर्ग नहीं होगा, उस पर कभी जरा बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये पारिजात के फूल की, और वो कड़क कोमल सा फूल। तो वो क्या कह रही कि मेरी माँ की अपनी ही कुछ अलग पहचान थी, उनकी अपनी ही नजाकत थी, मतलब उनके अपने ही कुछ तरीके थे, कुछ अपनी ही कुछ अदाएं थी उनकी, बड़ी खूबसूरती। गैर दुनियादारी, मतलब दुनियादारी से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं था, क्या मतलब क्या चल रहा है, वो देश के प्रति प्रेम के लिए था, पर लोगों के क्या फैशन में चल रहा है, क्या किसकी बात, ये उनका इससे कोई मतलब नहीं था। तो गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी थी, ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। निष्पक्षता, किसी एक पक्ष के लिए नहीं वो बोलती थी, निष्पक्ष थी, सभी लिए, सब सारे लोग उनके लिए कैसे थे, समान दृष्टि से देखती थी, समान थे। और इस तरीके से निष्पक्षता उनके अंदर घुली थी जैसे पारिजात से कम कोई जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। ऐसी उनकी बातों से ऐसा लगता था जैसे किसी को पारिजात का पुष्प, पारिजात अपना जादू बिखेरता है कि व्यक्ति बुजुर्ग नहीं होगा, इनकी बातों में जादू बिखरता था। तो पारिजात के पुष्प की उपमा यहाँ दी गई है उनकी बातों को, कि इस तरीके से उनमें, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से इस तरीके के जादुईपन झलकता था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई भी ऐसा कठिन काम वो नहीं करती थी। ठोस काम, कोई भी घर का ऐसा कोई काम करने की उनकी माँ की ना तो आदत थी, कोई ना करवा भी नहीं सकता था, उनका जो मन वो वही करती थी। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, लेकिन वो उनसे नहीं करवाते थे। लेकिन घर में उनका इतना रुतबा था कि घर में यदि कोई काम हो, घर में यदि कोई सलाह लेनी हो, तो लेखिका कह रही है कि मेरी माँ से पूछे बिना वो काम नहीं होता था। देखिए, कोई कड़क नहीं थी, सादापन था, कोई वो तेज तर्राट नहीं थी, गैर दुनियादारी भरी हुई थी उनमें। अपने लिए उन्हें वर्चस्व नहीं चाहिए था, वो निष्पक्ष थी। उसके बाद भी मतलब सादापन कह, जैसे हमने एक पाठ पढ़ा हुआ था क्षितिज में भी, कि गधे को क्यों गधा कहा गया, क्योंकि वो सीधा था, विद्रोह नहीं करता था, शांत स्वभाव का था, कभी गुस्सा नहीं दिखाता था। तो लोगों ने उसे क्या कर दिया, गधा। अब ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो लोग कहते हैं ये तो मूर्ख है, ये हर किसी की बात मान जाता है, ये कुछ बोलता ही नहीं है। अरे नहीं, अब देखिए उसी का एक पक्ष यहाँ इतना अच्छा है कि सीधापन होने के बाद भी, निष्पक्षता होने के बाद भी, शांत स्वभाव होने के बाद भी घर में उनकी एक अलग शख्सियत थी, अलग पहचान थी कि निर्णय यदि कोई लिया जाएगा, कोई ठोस काम किया जाएगा, किसी भी, और हवाई काम भी, मतलब चलते फिरते भी यदि कोई काम हो रहा है तो वो माँ से पूछकर ही होता था, उनकी राय जरूर ली जाती थी। और पत्थर की लकीर की तरह यदि उन्होंने कह दिया कि होना है, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर मतलब बिल्कुल अमिट बात जो मिट नहीं सकती, ये होना है मतलब ये होना है। तो ये लेखिका की माँ की कुछ विशेषताएं थी।
कि उनकी बात को कभी कोई घर में टालता नहीं था। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। देखिए भारतीय माँ क्यों कहा गया है। एक बात बताऊं, आप भी जानते होंगे और मैं भी यहाँ बताना चाहती हूँ, भारतीय माँ और हमें देखें विदेशों की माँ, या भारत के बच्चे या विदेशों के बच्चे, तो भारतीय माँ की क्या पहचान है? अपने बच्चे की उंगली पकड़कर चलती रहती है। वो बच्चे से उसे मोह खुद से ज्यादा हो जाता है। बच्चे के लिए वो इतना प्रेम और ममत्व लुटाती रहती है हमेशा। तो ये भारतीय माँ के लक्षण होते हैं। तो ये तो हो गई भारतीय माँ की बात। अब विदेशों की माँ की बात करते हैं। वहां क्या होता है कि बच्चे को बचपन से ही आदत डाली जाती है कि तुम स्वयं पर निर्भर रहो। पहले से ही दूर सुलाना, उसका एक अलग रूम बनाना, उसको घर के कामों के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका काम है, आपको करना है। ये बहुत सारे काम वहाँ होते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, माँ बच्चे को हाथ में ग्लास में पानी देगी तो हाथ में वो ग्लास पकड़ाएगी, हाथ में वो दूध देगी, सुबह उठाएगी तो ब्रश हाथ में पकड़ाएंगी, फिर उसके बाद उनके कपड़े रेडी करके प्रेस करके देंगी, ये पहनो। फिर स्कूल से यदि बच्चा आ रहा है तो उसका बैग भी ले लेंगी, बस से निकलते ही बच्चे का बैग माँ के कंधों पर। अरे इतना ज़्यादा क्यों प्रोटेक्ट करना बच्चे को? क्योंकि यदि आप उसके कंधे से आज बोझ उतार लोगे तो कल जो भविष्य में उसके कंधों पर, उसके सिर पर जो बोझ डलने वाला, उसके बोझ को कौन हल्का करेगा? उसकी आदत कैसे होगी बोझ को लेने की? ये भारतीय माँ के गुण होते, इसलिए उन्होंने भारतीय, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पर मेरी माँ भारतीय माँ के जैसी नहीं थी। भारतीय माँ अपने हाथ से, क्या मैंने भी बताया ना, पानी का ग्लास खुद से भर के देगी, दूध खुद बनाकर देंगी, खाना तो ठीक है माँ ही बनाती है, पर परोसेंगी, थाली पर उठाकर रखेंगी, बच्चे को ने हाथ में बोतल देंगी, बैग देंगी, बच्चे के बैग को खुद अपने कंधे पर लेंगी। फिर उसके अलावा कुछ भी करना हो, यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए बड़ा बच्चा भी हो जाए तो हम साथ में बैठेंगे, हमें ऐसा कर, इतना अधिक उसके प्रति या उसके पीछे लग जाना कि बच्चा खुद की केयर करना भूल जाए। उसे केवल एक ही आदत रह जाती है, माँ, मम्मी चाहिए है, मम्मा चाहिए है, तभी हम ये काम करेंगे। नहीं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। छोटे छोटे से काम, अपना बैग खुद उठाओ, अपनी बोतल खुद भरो, टिफिन लग गया है उसे अपने बैग में रखो, आपको अपना बैग खुद लेकर चलना है, आपको अपनी कॉपियों पर कवर करना है। बच्चा यदि इतना बड़ा हो गया कवर कर सकता है, उसको कवर करना है, बैग को खुद पैक करना है, कौन सी बुक्स ले जानी है कौन सी नहीं। स्कूल में यदि कोई बात होती है तो आपको अपनी बात स्वयं रखनी है। पहले अपने स्कूल का वर्क आकर अपने याद से, अपनी चिंता से आपको करना है। आपने जो खाना खाया है वो थाली उठाकर आपको यथास्थान रखनी है। ये छोटे छोटे से काम होते हैं। अपना बेड ठीक करना, अपना रूम ठीक करना, छोटे छोटे से काम होते हैं जो भारतीय महिलाएं करने नहीं देती, पर करवाना चाहिए। तो लेखिका कह रही है, मेरी माँ भारतीय महिलाओं की तरह ना तो मुझे हम लोगों को कभी खाना खिलाया, ना हमारे लिए कभी खाना पकाया, ना हमें कभी ऐसे लाड़ किया कि गोद में उठा के चल रहे हैं, वही बैग उठा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेरी माँ ने नहीं किया। ना मतलब ना वो कभी ऐसा कहा कि अच्छी पत्नी बनना है तुमको, अपने पति के लिए ये करना है, अपनी पति की आज्ञा का पालन करना है, एक अच्छी बहू बनना है, सास की बातें सुननी है। ये सारी बातें जो होती हैं, जो एक माँ बोलती है, भारतीय माँ, ओके, तो ये बोला जाता है ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये वो कह रहे मेरी माँ ने ऐसा नहीं सिखाया, कभी नहीं बताया कि पत्नी कैसे बनना, बहू कैसे बनना, ऐसी कोई सीख नहीं दी। उनका ज़्यादा वक्त जो होता है, सबसे अधिक वक्त जो निकलता था वो कहाँ निकलता था? किताबें पढ़ने में बीतता था। मेरी माँ किताबों की शौकीन थी, वो कह रही है किताबें पढ़ती थी वो। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, बाकी समय क्या करती थी? डिबेट भी कर लेती थी, लोगों से बैठ के साहित्यिक चर्चा होती थी, या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। साहित्यिक चर्चा करनी है, किसी से कोई बात करनी है, और कभी गाने सुनना है तो टेप रिकॉर्ड चल रहा है, गाने चल रहे हैं, और वो अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और अपना, तो वहाँ क्या वो कामों के बीच में व्यस्त होकर या कुछ अपना मनोरंजन करने के लिए वो इस तरह के काम करती थी। लेकिन ऐसा नहीं चलो बच्चों के लिए कुछ अच्छा पकाएं, चलो, वो कह रही है ऐसा कुछ भी मेरी माँ ने हमारे लिए नहीं किया। और ये नेगेटिव में नहीं कहा है लेखिका ने, बिल्कुल भी नहीं कहा है। फिर भी अब देखो, फिर भी लगा दिया,
जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना नाम धरते थे। मतलब नाम धरना क्या होता है, यदि देखिए वो घर की बहू है, दादा दादी के साथ है तो वो घर की बहू है। अब वो ये नहीं कहते थे बहू तो लेटी है, उसने ये काम नहीं किया, उसने अपने बच्चों को नहीं संभाला, बच्चे के लिए कुछ खाना नहीं खिलाया, बच्चा तो भूखा है, बच्चा तो अभी स्कूल से आया, उसके लिए तो देखा ही नहीं, ये तो बस अपने गाने सुनने में। ऐसा कुछ भी ये होता है क्षेत्रीय भाषा में कहें तो नाम धरना, है ना। नाम धरना मतलब उसके लिए कुछ 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 बोलते रहना, ये ऐसी है, ये वैसी है, ऐसा कुछ भी वो कह रही है मेरे दादा दादी ने नहीं किया। मेरी माँ ये काम करने के लिए स्वतंत्र थी, कभी मेरे दादा दादी ने ये नहीं बोला कि ये ऐसी है। ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा भी नहीं रखते थे, वो ये नहीं वो समझते थे कि वो ऐसी है। तो कभी ये उम्मीद नहीं कि जैसी आम औरतें होती हैं जो सेवा करती हैं सास ससुर की, या फिर जो अपने बच्चों के लिए एकदम पीछे पीछे दौड़ती रहती हैं दिन रात, ऐसी मेरी बहू नहीं है। तो उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं कि वो ऐसी होगी। देखिए जब ऐसा कुछ होता है, अगर उनकी बात पत्थर की लकीर थी तो कुछ तो उनमें बात ऐसी होगी जो घर के लोगों ने इतना पसंद करते थे, जो उन्हें इतनी आज़ादी दे रखी थी कि हाँ ठीक है भाई, करने दो उसको अपने हिसाब से काम, कुछ तो है। यदि व्यक्ति ने अपना इतना रुतबा बनाया है घर में, तो कुछ तो उसने ऐसा किया होगा, कुछ तो ऐसे गुण होंगे उसके जो लोगों को लुभा जाते हैं। यदि आपको कभी ऐसा करना है, यदि आप चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, तो कुछ तो आपको अपने अंदर ऐसे बदलाव लाने होंगे, इतना विश्वास लोगों के प्रति मतलब लोगों का अपने प्रति जगाना होगा कि लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो देखिए अब वो कह रहे हैं कि मेरे घर में दादा दादी ने कभी ऐसा नहीं कहा, सामान्य औरतों की तरह कभी उनसे बिहेव नहीं किया, ना उनसे उम्मीद की ये बनेंगी। इनमें उसमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? अब ये लेखिका भी बताना चाहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब करती थी, लेटे लेटे गाने सुनना, बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, कभी किताबें पढ़ना तो कभी डिबेट करना, ये सारी काम करती थी, लेकिन कोई कुछ कहता क्यों नहीं था? फिर भी उनकी बात माने जा रहे थे। लेखिका भी कह रही हैं इतनी श्रद्धा क्यों थी घर के लोगों का? 2 कारण उन्होंने बताए कि क्यों थी। मेरी समझ में, मतलब लेखिका को 2 कारण समझ में आते हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, पहला कारण। ये बहुत बड़ा गुण होता है, आपको पता है, ये बहुत बड़ा गुण होता है, कभी झूठ ना बोलना। यदि गलती मेरी है तो मैं अपनी गलती को मानूंगी, हाँ मैंने आपसे ये बोला था। यदि आपने बोला है तो सामने वाला कह देगा आपने ये बोला था। यदि ये काम आपसे गलत हुआ तो वो नहीं, उस पर पर्दा नहीं डालेगा, उसको ठीक करने की जबरदस्ती कोशिश करके, और हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये काम मेरे द्वारा बिगड़ गया है, मैं ऐसा करना चाहती थी, वो ऐसा हो गया। गलती की, मान ली, झूठ नहीं बोला, पर्दा नहीं डाला, उस पर कोई लपेटा नहीं लगाया। तो झूठ बोलने की आदत लेखिका की माँ में नहीं थी। पहला कारण था कि लोग उनको पसंद करते थे। वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, सबसे अच्छा गुण। किसी ने यदि अपनी गुप्त बात आपको बताई और यदि वो बात आप अपने अंदर ही रखते हैं, किसी और से नहीं बताते, तो इतना मानिए कि लोगों का अटूट विश्वास आपके ऊपर होता है। वो अपने दिल की हर बात खोलकर आपको बता देते हैं, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपना सुख, अपना दुख, और वो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बड़ा हल्का महसूस करते हैं। ये वो व्यक्ति है जो किसी से नहीं कहेगा मेरे मन की सुन लेगा। तो एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी लेखिका की माँ, दूसरा किसी की गोपनीय गुप्त बात को दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। ये 2 कारण थे जहां पर लेखिका की माँ को सब पसंद करते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, पहला कारण जो था झूठ ना बोलना, तो ये घर वालों ने उनको आदर की पात्र थी वो घर वालों के लिए। घर वालों को ये पता था कि यदि ये बात हुई है या ये बात ये कह रही है, मतलब ये गलत तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती है। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती हुई, बिल्कुल बात है। देखिए घर की बात तो लोग इधर उधर ना बताएं, ये स्वाभाविक है, और जो गोपनीय बात होती है अक्सर वो दूसरों की होती है। तो जब हम अपने मित्र की, बाहर वाले की कोई बात सुनकर किसी और तीसरे को ना बताएं, तो बाहर वाला हमारा मित्र बन जाता है, वो हम पर विश्वास करने लगता है। तो दूसरा गोपनीय बात को रखना, बाहर वालों की मित्रता मिली, बाहर वालों का स्नेह मिला लेखिका की माँ को, और झूठ ना बोलना ये घर वालों का स्नेह मिलने का कारण था। दोस्त में हमारी भी थी, वो कह रहे मेरी हमारी भी दोस्त थी, भले उनने हमारे लिए हमारे पसंद का खाना नहीं बनाया, कोई बात नहीं, माँ है उनकी वो, लेकिन वो दोस्त थी अपनी बेटियों की। कैसी माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ करती थी वो मेरे पिताजी हम लोगों को कर देते थे, और करते हैं। बहुत से जो पापा होते हैं बहुत सारे काम करते हैं बच्चों के।
बच्चों का टिफिन रेडी करके देते हैं, बच्चों का बैग रेडी करके देते हैं, बच्चों को भेजने जाते हैं, उनको कुछ चाहिए वो ला के देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे होते हैं, पापा आज तो ना पैरों में दर्द है, पापा आज तो ना सिर में दर्द है, और पापा बड़े प्यार से बच्चों के पैर और सिर दबाते हैं, उन्हें दबा देते हैं, उन्हें खिलाते हैं, खुद थपकियाँ देकर सुलाते हैं। ये स्नेह होता है एक पिता का अपने बच्चों के लिए। और यदि ऐसा पिताजी नहीं करते हैं तो ये कतई मत मान लेना कि उनका स्नेह आप पर नहीं है। अपने अपनी आदत होती है लोगों की, लेकिन माता और पिता का स्नेह ऐसा है, यदि वो दिखावे वाला निछावर ना भी किया जाए तो याद रखना वो स्नेह जो अंदर है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि उनके लिए आप सब कुछ हो। वो शायद खुद भी खुद के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए आप सब कुछ हो। तो वहाँ ये लेखिका, ये तो मेरी कुछ बातें थी जहाँ मैं आपको जोड़ लेती हूँ थोड़ा सा कि ये माता पिता का स्नेह होता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि माँ की भूमिका तो मेरे पिता निभा देते थे, लेकिन दोस्त की भूमिका मेरी माँ निभाती थी, वो हमारी दोस्त थी। अपनी एक परदादी भी थी। अब वहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि भैया अपनी नानी तो थी, पर एक मेरी परदादी भी थी। परदादी समझते हैं कौन? पिताजी की, पापा जी की दादी जो हैं वो परदादी होती हैं। पापा जी की माँ, पापा की माँ आपकी दादी हुई, लेकिन पापा की जो दादी हैं वो आपकी परदादी हुई। तो इनके पापा की दादी भी थी, तो परदादी। तो मेरी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। जो लोगों की जो एक लाइन होती ना, इसके पीछे इसने जो किया वो हमने किया, वो हमने किया, यही बात सही है, सही, और वो उससे हटके चलती थी। एक कहावत आती ना, कोई कहता कोई आम तो कोई इमली, बस ये वाली कहानी थी। मतलब वो लोगों की कहे अनुसार नहीं, उससे अलग चलती थी परदादी। कैसे अलग चलती थी देखते हैं। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास, मतलब खुदा के फजल से मतलब खुदा की रहमत से, खुदा के आशीर्वाद से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। ये नियम था उनका कि 2 धोतियाँ ही वो पहनेंगी, और तीसरी धोती आते से यदि खुदा की रहमत हुई और मेरे पास आ गए कपड़े और, तो मैं उस कपड़े को दान कर दूंगी। मेरा नियम केवल 2 कपड़े पहनने का है। देखिए ये जो वो है, जो ऊपर वाली लाइन बताई है धोतियों को त्यागने की, ये मुख्य तौर पर जैन धर्म में होता है। जैन धर्म में परिग्रह इसको कहते हैं। जब हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सामान चाहिए, अभी हमारे पास इतने कपड़े, अभी इतने और चाहिए, मुझे इस बार अपने बर्थडे पर 2 जोड़ कपड़े चाहिए, तो हमें दिवाली पर 2 और चाहिए, तो हमें इस बार, ये हमारा परिग्रह है। हमने इतनी वस्तुओं को अपने आप में मोह में बांध लिया, वो परिग्रह है। नियम जैन समाज में बहुत चलता है, वहाँ पर भी औरतें, वहाँ पर भी महिलाएं, वहाँ पर पुरुष ना, वहाँ के साधु संत, सबके अपने नियम होते हैं। तो जैन समाज में ये बता रहे हैं कि जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। वो कह रहे जैन समाज में ये चलता है कि जैन समाज में लोग नियम ले लेते हैं कि हम इतनी साड़ियाँ लेंगे, हम 4 साड़ियाँ लेंगे, तो हम 20 साड़ियाँ रखेंगे, हम 50 रखेंगे, चलिए ये भी बहुत है। पर दादी ने तो यहाँ बहुत ही बड़ा कर दिया, 2 साड़ियों से तीसरी आ जाए तो वो नहीं रखती थी, ये उनके नियम के खिलाफ था, ये उनने व्रत लेके रखा था। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। अब देखिए परदादी का जलवा, कितना अच्छा शब्द यहाँ पर जो बच्चे करते हैं, भैया हम अपनी दादी का जलवा दिखाएं, तो यहाँ पर लेखिका ने भी अपनी परदादी के लिए बात की। मेरी दादी का जलवा मुझे तब सुनने में आया, तब मुझे देखने में आया जब मेरी माँ, और लेखिका को देखने में तो नहीं आएगा, सुनने ही में आया होगा, जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई और मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर एक मन्नत मांग ली। क्या मन्नत मांग ली? कि उनकी पतोहू मतलब उनकी पोती, अब पोती का परपोती हुई ना, तो पतोहू, मेरी पतोहू का पहला बच्चा, मेरी पतोहू मतलब मेरी पोते की जो बहू है उसको पतोहू कहा है। पोता पिताजी हो गए और उनकी पत्नी पोते की बहू पतोहू। उन्होंने कहा कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। क्या बढ़िया मन्नत मांगी थी। कौन मांगता है ऐसी मन्नत? आज के समय में भी लोग ऐसे हैं जो पहली ख्वाहिश बेटे की रखते हैं, और गलत है ये। देखिए पहली ख्वाहिश बेटा और बेटे की रखना गलत नहीं है, पर यह कहना कि बेटी नहीं चाहिए और बेटी आ जाए तो मुंह बना लेना, नाक सकोड़ लेना, अरे ये कहना गलत है। आज हम उस समाज में जी रहे हैं
उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर लड़का लड़की कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जहाँ लड़कियों ने बहुत ऊंचाई हासिल कर ली है। उस समय उस समाज में आज भी कई लोगों को सुनने में आता है, अभी लड़की हुई है, लड़का चाहिए था। मतलब ये लोगों की बातें होती हैं, जो बातें नहीं होनी चाहिए। और उस समय लेखिका की परदादी ने ये कहा था कि यदि मेरे पतु के यहाँ कोई बच्चा होगा पहला, तो वो मुझे लड़की चाहिए। मन्नत मांगी गई थी। कोई लड़कों के लिए मन्नत मांगता है, परदादी ने लड़की के लिए मन्नत मांगी थी। क्या बात है। लोगों के मुँह खुले के खुले, बिल्कुल खुले के खुले रह जाएंगे। मैंने भी आप लोगों से यही कहा कि लोग बेटों के लिए मन्नत मांगने जाते हैं, भगवानों के दरवाजों पर जाके दरवाजे माथा टेकते हैं, और यहाँ बेटी के लिए मन्नत मांगी गई। क्या विचारधारा रही होगी, कितनी अच्छी विचारधारा रही होगी इनके परिवार की, लेखिका के परिवार की। और मन्नत मांगी सब के सब। ओ ये क्या मांगा इन्होंने, पूरा नकुड़ गांव जानता था, पूरा नकुड़ गांव मतलब संपूर्ण गांव ये जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार है। ये बोल दें ये होना है तो भगवान जी कह देते तथास्तु। अगर ये बोले कि हमको तो ये चाहिए है तो भगवान भी उनकी बात टाल नहीं सकते। ऐसा लोगों को विश्वास था उनके गांव के। अब तो भैया इन्होंने बेटी मांग ली है। बेतार का तार मतलब बिल्कुल तार जुड़ा हुआ था, जो कोई तार दिख नहीं रहा ना, फिर भी कनेक्शन था ईश्वर से, ऐसा लोग मानते थे। इधर वह तार खींचती और उधर टन से तथास्तु बच जाता। ये लेखिका ने कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जहां पर चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाएगी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा मतलब पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। उनने मान लिया भाई यदि मेरी गोद में कोई खेलेगा तो वो तो पोती होगी मेरी। सुन रहे हो भगवान जी, मुझे तो पोती चाहिए और नहीं कुछ नहीं। देखिए जरा, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन। गैर वाजिब मतलब ये कोई उस समय के लोगों को, अब जब अभी भी लोगों के दिमाग में ये है तो उस समय तो क्या रहा होगा। गैर वाजिब मतलब कोई बिना मतलब की बात, बिना मतलब की बात। क्या लड़की का बोल दिया कि लड़की चाहिए है। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। अब वो कह रहे हैं, भगवान ने सुना, अरे लड़की के लिए किसी ने मन्नत मांगी है, क्या किया जाए, अब इनको लड़की दी जाए। कभी कभी तो कोई मांगता है। अब भगवान में अफरा तफरी ऐसी मच गई होगी तो अब ऐसी भगवान में अफरा तफरी मची कि वो कह रहा है अच्छा लड़की चाहिए है। एक नहीं उन्होंने, एक नहीं दो नहीं, कितनी लड़कियां दे दी, 3 नहीं पूरी 5 कन्याएं दे दी। एक के बाद एक धरती पर उतार दी, एक के बाद एक उतारी, एक के बाद एक। समझ रहे हो, पहली तो कन्या हुई, उसके बाद भी कन्या, फिर उसके बाद भी कन्या, उसके बाद से 5 कन्या उनके घर में हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी। अब यहाँ तो हो गई भगवान की बात, अब आ गई तो खुश थी ना, उन्हें तो कन्या चाहिए थी और फिर उसके बाद कन्या, उसके बाद कन्या। कोई बात नहीं, आने दो, हमें तो कन्या की चाह है। ये तो थी भगवान की बात। लेकिन लेखिका कह रही हैं भगवान तो ठीक, भगवान तो भगवान मतलब ये तो भगवान की बात होगी, भगवान तो नहीं सुनते, उनने सुन ली। यहाँ एक चोर आया, चोर भी दादी के सामने नतमस्तक था। कैसे, माँ जी के सामने नामी चोर। नामी चोर मतलब बड़ा जामी नामी पहचाना हुआ चोर, बड़ा ही प्रसिद्ध चोर जिसे कहेंगे। वो चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं, प्रसिद्ध चोर भी। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। वो कहती जब मैं जानने समझने लगी तब मैंने ये किस्सा अपने घर के लोगों से कई बार सुना कि दादी ने किस तरीके से, माँ जी उन्हीं को, कि किस तरीके से उन्होंने चोर को पकड़ा था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। मतलब चोर दादी के सामने ना खुद ही उजागर हो गया था, मैं चोर हूं। कैसे हुआ था देखिए जरा। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली, गांव का नाम था, नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए थे। ऐसा हुआ कि हवेली में कोई शादी का माहौल था, मतलब गांव में शादी का माहौल था, तो हवेली के सारे लोगों को, मर्दों को, पुरुषों को जाना पड़ा। औरतें सज धज कर रत जगह मतलब होता है रात्रि में जागना। जब देखिए परंपराएं कुछ ऐसी होती हैं गाँव की कि, और उस समय तो और हुआ करती थी कि औरतों को बारातों में नहीं ले जाते थे, पुरुष बारात में जाते थे और औरतें रात भर जागकर खूब ढोल बजाकर नाचते कूदते, अलग अलग वेश धारण करके गाने गाती थी। बहुत एक दूसरे को परेशान करती थी। ये रत जगह होता था, वो बड़ा मजेदार, मतलब लगता था घर में शादी का माहौल है। तो औरतें रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर, सीढ़ी लगाकर हवेली में घुस गया।
क्योंकि ढोल बज रहे हैं बहुत तेजी से, तो किसी को कोई आवाज़ भी नहीं आई और चोर चुपचाप आ गया। और देखिए गाँव में अक्सर होता था, जहाँ शादी का माहौल हो वहाँ चोर आता था, बारात गई हो तो चोर आ जाते थे। उन्हें पता है घर में अब सन्नाटा है, औरतें ही होंगी, उन्हें तो हम ऐसे ही इधर उधर बेहोश कर देंगे। आ गया, किसी को खबर ना हुई कि चोर आ गया, पर चोर था बदकिस्मत, बड़ा बदकिस्मत चोर था। कहाँ गया सुनिए जरा। जिस कमरे में घुसा उसमें जहाँ पर माँ जी सोई हुई थी, मतलब उनकी दादी परदादी सोई हुई थी, उस कमरे में वो जाके घुस गया। चूंकि हुआ ये था कि दादी जिस कमरे में सोई बाहर में ढोल नगाड़ों की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो उनको नींद आ रही थी। बुजुर्ग महिलाएं दवाई भी खा लेती हैं, उनके लेटने का समय हो जाता है। फिर वो क्या किया उन्होंने कि उस रूम से उठकर वो दूसरे रूम में चली गई। अब उसी रूम में चोर घुस आया जिस रूम में वो गई थी। अब जरा चोर के हाल देखो। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। बुढ़ापे में क्या होता है कि नींद कम लगती है और जरा सी आहट में नींद खुल भी जाती है। तो दादी के साथ भी ये हुआ कि चोर के दबे पांव की आहट से ही दादी की नींद खुल गई। माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर, अब माँ जी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दादी को जो बोलते थे परदादी को, तो माँ जी के नाम से ही यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। माँ जी बिस्तर के बराबर में, मतलब जो टेबल स्टूल जो भी रखा होगा, तो बिस्तर के बराबर में ऐसे ऐसे करके वो क्या कर रही थी, टटोल रही थी। टटोल कर देख चुकी थी और देखा तो लोटा रखा हुआ था, पानी चाहिए होगा तो लोटा खाली था। ऐसा कर अब उन्हें आहट तो आई कि कोई आया है। उनको लगा होगा कि भैया औरतें, शादी का माहौल है, नाच गाना करी, कोई मेरे रूम में आया होगा। तो उन्हें क्या है, लोटा देखा खाली है, तो वो आहट से समझ गई, अरे क्या बोलती है, ऐसा कर, उन्होंने कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। देखिए जब हम कमरे में होते हैं और हम लेटे हैं, पता है घर में यदि बच्चे हैं, घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई आता है तो हम सीधा कह देते कौन है, जरा पानी दे देना, क्योंकि हमें पता घर के लोग होंगे। यही उन्होंने कहा, ऐसा कर जरा पानी ले आ, मुझे लोटा ले जा कुएं पर और कुएं से लोटे में पानी भर ला। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि कौन है। उसके मुंह पर तो कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। अब भांग बांधते थे, मतलब इनके कुछ कर्तव्य होते थे, भांग को किसी में घोल के पिला देना पानी में, तो लोग सोते रह जाएंगे, ये चोरी कर लेंगे, ऐसे मतलब अपने अपने तरीके से चोर चोरी करते हैं। हर समय की अपनी कुछ चोरियां और चोरों के कुछ अपने ही कर्तव्य होते हैं। तो अब वो चोर तो घबरा गया, भाई पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर के मुंह से निकल गया, मैं तो चोर हूं। क्योंकि दादी क्या कर रही थी, हर बार वो माँ जी जिनका संबोधित किया है कि मुझे लोटे में पानी लाओ, नहीं सुना तुमने, पानी लाओ। तो अब चोर घबरा गया कि क्या करूं। तो चोर अपनी घबराहट में बोल पड़ा, मैं तो चोर हूं। और वो घबरा, उसने सच बोल दिया, आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी। अब चोर बोल रहा है, कहा ना, दादी भी कह पड़ी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो, ये वहां की क्षेत्रीय भाषा है, रगड़ कर धो लीजो मतलब धो लेना, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। वो क्या कह रहे हैं, हाँ उन्हें सुन लिया, इसने कहा चोर है, अब शायद आधी नींद में सुना ना सुना कुछ नहीं, उनने बस ये कहा कि हाँ ठीक है ना, तुम इसे मांझना, साफ करना, और यहाँ पर इतना ज़्यादा विवाह शादी का माहौल है, लोग नाच गाने में लगे, या तो तुम आए हो तो पानी पिला सकते हो, मेरा भगवान मुझे पानी पिलाएगा, और तो मुझे यहाँ कोई आते नहीं दिख रहा, क्या होता है देखते हैं। सुनकर चोर कुछ सकबका गया, अकबका गया, सकबका गया, एक ही बात है, घबरा गया, लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा, मतलब पूरे अपना सब कुछ मुंह बांधे और जैसा एहतियात दी गई थी, मांझ धोकर लाना, वो लेकर आया। पहरेदार ने धर दबोचा, धर दबोचा मतलब पकड़ना, ये भी एक मुहावरा है, धर दबोचा, पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया था, उसे कुएं पर देख लिया था कि ये तो भैया हमारे घर का सदस्य नहीं दिख रहा है, मुंह पर इसके कपड़ा बंधा हुआ है, ये तो कुछ कोई है। तो चौकीदार ने, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का पकड़ लिया। अब पकड़ कर वो सीधा माँ जी के पास ले गए, क्योंकि देखो उनकी तो चला चलती थी भाई, तेज तर्राट थी, वो सीधा ले गए, बोले माँ जी देखो ये चोर है। माँ ने कुछ नहीं कहा, उनने क्या किया, कुछ नहीं कहा, उठी, चोर के हाथ से लोटा लिया और लोटे से पानी पिया। आधा पानी खुद ने पिया और आधा पानी चोर से कहा तू पी। उस चोर ने पी लिया। अब देखो जरा दिमाग किसका, दादी का, परदादी का। तो लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया, और क्या कहा, एक लोटे से पानी हम दोनों ने पी लिया है, अब तो हम दोनों माँ बेटे हो गए। हमने एक साथ पानी पिया, हमारा पानी हमने जूठा एक दूसरे का पी लिया, तो हम तो माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर और चाहे खेती कर,
कुछ नहीं कहा, ना चोर को, ना पुलिस को बुलाया, ना मारा पीटी की, कुछ नहीं कहा। कितनी तरकब के मतलब कितनी समझदारी के साथ उन्होंने सूझबूझ के साथ काम किया कि पानी पिया और उसको पिला दिया। पी तू भी पानी, उसने पी लिया। अब हम हो गए माँ बेटे। अब तुम बेटे होगा, अब तुम मेरे बेटे बन गए, तो या तो इस मेरे घर की चोरी कर लो या चल के खेती कर लो। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। अब आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या सोचा होगा, ओ अब ये क्या करें, इन्होंने तो मुझे बड़ा धर्म संकट में डाल दिया, बेटा बना लिया। तो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। मतलब जिस धंधे में उसे मजा आता था, रोमांचक मतलब मजेदार, जिस धंधे में उसे मजा आता था छोड़ दिया उसने चोरी करना और वो खेती में लग गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली थी, कहना चाहिए तब जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, दुर्योग से मैं बीमार थी। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि जब ये 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, चारों ओर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा, मतलब अच्छा खासा जानलेवा था टाइफाइड का रोग। तो ये कुछ बीमारियां आते आते एक समय के बाद अपनी इलाज ले आती हैं, इलाज मिल जाता है। तो जैसे टीबी की बीमारी थी, बहुत भयानक बीमारी थी। चेचक की बीमारी बहुत भयानक रूप लेकर आई थी, उसका कोई इलाज नहीं था, लोग मर जाते थे। उसके बाद जब टीबी आई तो उसने भी एक मतलब बहुत सारे अब ऐसे मलेरिया टाइफाइड भी आते हैं। हालांकि जब ये बिगड़ते हैं, इनका स्वरूप बदल जाता है तो वो जानलेवा ही हो जाता है, लेकिन इलाज है। तो उस समय अच्छा खासा टाइफाइड बड़ा जानलेवा रोग था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद, अब उनका टाइफाइड हो गया, किस बात पर रोई धोई लेखिका, डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। 1947 का दिन था, देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। दिल्ली के इंडिया गेट पर तो क्या जश्न मनाया जा रहा होगा। लेखिका चाहती थी मैं भी उस जश्न में शराकत मतलब उसमें शामिल हो जाऊं, लेकिन टाइफाइड इतना जोरों पर था और चूंकि वो जानलेवा बीमारी थी तो डॉक्टर ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगी, नहीं जाने दिया। बहुत रोना धोना कर लिया उन्होंने, बच्ची थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मतलब नहीं। मैं बददस्तूर रोती किलपती रही। बददस्तूर मतलब ये कोई जो दस्तूर था, उस दस्तूर के तहत कि बच्चे रोने धोने में सोचते ना कि मेरा काम बन जाएगा, मैं रो लूँगा तो मुझे ये वस्तु दिला दी जाएगी, मैं रोऊंगा तो पापा घुमाने ले जाएंगे, ये कुछ लेखिका ने कर दिया। रोना धोना बहुत किया, किलपती रही, रोती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? वो कह रही हैं जितनी मैं रोई थी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, उतना क्या कोई बच्चा, कोई बच्ची, उसका खिलौना, उसकी डॉल, उसका कोई टॉय टूट जाए तो वो इतना नहीं रोया होगा जितनी मैं उस दिन रोई थी। मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। सोच पाएंगे आप, 9 वर्ष के बच्ची के अंदर देश का जुनून कि मुझे देश की स्वतंत्रता मनानी है, मुझे भी वहां जाना है। नहीं तो उस बच्ची को एक खिलौना पकड़ाते, बेटा तू बैठ, और वो बैठ जाती। ये देशभक्ति का प्रेम तो इनके घर में इनकी माँ से इनको पैदाइश मिल गया था, विरासत में मिल गया था, पैदाइश ही मिल गया था। तो इनके अंदर भी देश भावना थी, क्योंकि पति भी उसी जो माहौल था उससे बिलोंग कर रहा था। तो हम जिसके साथ रहते हैं हमारी भावना वैसी आती है, और जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया उनकी भावना जैसी होगी, स्वाभाविक बच्ची की भावना भी वैसी ही होगी। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोब नाम का एक उपन्यास पकड़ा कर चले गए। पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे सिराग था, शौक था, पढ़ती थी। पहली लड़की, अब ये उस समय की बात हो गई कि जब मैं छोटी थी, मुझे किताब पकड़ा दी। दूसरी घटना यहाँ चालू होती है। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। और बड़ी बहन कौन थी? मंजुल भगत। मंजुल नाम था और भगत उनके विवाह के बाद जुड़ा होगा, तो मंजुल भगत थी। घर का नाम था उनका रानी और बाहर का नाम था मंजुल, और लेखिका का अवतार हुआ मंजुल भगत। देखिए लेखिका जो है, जो ये बात कह रही है, जो पहली बेटी की मन्नत की बात कह रही है, लेखिका कह रही है मुझे मत समझ लेना, मैं नहीं हूँ, मैं मुझसे जो बड़ी बहन मंजुल, जिसको घर में रानी कहते हैं, और मंजुल जो है वो मंजुल भगत बनी क्योंकि वो उनका विवाह जब हुआ तो उनका विवाह के साथ उनका जो सरनेम जुड़ा वो क्या जुड़ गया? भगत जुड़ गया। तो उस समय वो मंजुल भगत के नाम से जानी जाने लगी। तो मंजुल भगत विवाह के बाद वो प्रसिद्ध हुई, जानी जाने लगी। घर का नाम बता ही दिया, रानी था। दूसरे नंबर पर थी मैं। घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था लेखिका का मृदुला। घर का उमा नाम था, ये सेकंड नंबर की मतलब बच्ची थी उनके घर की। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चला मेरा मृदुला गर्ग। लेखिका के रूप में इनका नाम चल गया मृदुला गर्ग। ये गर्ग हो गई बाद में विवाह के बाद।
मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम, क्योंकि हम एक प्यार का नाम रखते हैं ना घर में, और एक बाहर का नाम मतलब हमारा स्कूल कॉलेज और हमारे बाहर डॉक्यूमेंट्स, बाहर के लोगों के साथ हम मिलते जुलते, तो हमारा उसका नाम चला चित्रा। गौरी का नाम चित्रा, ये तीसरे नंबर की थी। रेणु और अचला ये दोनों चौथे और पांचवें नंबर की थी। पांचों बहनों के बाद एक भाई भी हुआ। अब बहनों के नाम सुन लीजिएगा। पहला मंजुल, मंजुल भगत ने तो मंजुल, उमा मतलब मृदुला, फिर तीसरी हुई गौरी जिनका नाम क्या हुआ चित्रा, रेणु और अचला, और उसके बाद हुआ एक भाई, और भाई जो हुआ उसका नाम था राजीव। मजे की बात यह थी कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रहीं। बीच की दो बहनें, बड़ी ने दोनों ने किया, फर्स्ट मंजुल और मृदुला ने। बीच की जो थी, बीच की कौन रह गई थी यहाँ पर, चित्रा और रेणु। ये दोनों क्या हुई, वो कह रही हैं कि लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। रेणु ने नहीं किया और यहाँ पर चित्रा ने लेखन कार्य नहीं किया, मंजुल ने किया और उमा मतलब मृदुला ने किया, लेकिन राजीव और अचला फिर लेखन क्षेत्र में आ गए। और वक्त के मतलब जब वो जा फंसे, अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखते। अब वक्त बदल गया, लोगों के अंदर पाश्चात्य सब संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य भाषा मतलब अंग्रेजी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। लोग अंग्रेजी को पसंद करते थे, लेख अंग्रेजी के होने चाहिए। बोलचाल में आज का माहौल भी वही है। तो अंग्रेजी में मतलब वक्त के बदलाव को ध्यान में रखते हुए कि समय क्या चाह रहा है, अंग्रेजी में लिखती हैं। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अचला तो चली गई अंग्रेजी में, लेकिन राजीव जो भाई था वो हिंदी के ही साथ रहा। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था, मतलब उसका ये माहौल था कि गर्मी की दोपहर में, रेणु कुछ अलग स्वभाव की थी। उसे सामंतवादी मतलब उसको वो क्या कहते हैं, राजाशाही व्यवहार, वैसा माहौल उसे पसंद नहीं था। तो रेणु एक अलग ही आलम मतलब अलग ही माहौल की थी, उसका कुछ अलग ही तरीका था। दोपहर के समय जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो जो बस आती थी वो मतलब जो गर्मी की छुट्टियों में स्कूल से वापसी में, गर्मी में बहुत तेज जमीन भी तपती है, आसमान भी ऊपर तपता है, हवाएं भी गर्म होती हैं। स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से देखो बस पे उतार दिया, अब इनके घर की गाड़ी इन दोनों बच्चियों को लेने जाती थी। रेणु उसमें बिल्कुल नहीं बैठती थी। वो कहती थी मुझे नहीं बैठना, मैं पैदल आऊंगी अपना बैग हाथ में लेकर। वो बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना क्या था, यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है। ठीक है, मैं स्कूल से बस में आ गई, वो स्कूल का नियम था, मैंने निभाया, लेकिन बस से मैं अपने घर तक खुद जाऊंगी, पैदल चल के जाऊंगी। मुझे कोई अमीरी का दिखावा नहीं करना, मुझे कोई सामंत शाही नहीं दिखाना, मैं नहीं जाऊंगी गाड़ी में बैठ के। क्या सोच थी आज का बच्चा, कदम रखता नहीं है कि वो कदम उसका गाड़ी कार के अंदर जाना चाहिए, वो कहीं पैदल नहीं चलेगा। ये आज के बच्चे की सोच है। ये देखिए जरा रेणु की सोच देखो, मैं घर तक पैदल जाऊंगी अपना बैग अपने कंधे पर लटका कर, मुझे नहीं अपनी अमीरी दिखानी है, ये सोचती। ये कुछ अलग स्वभाव की थी। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जर्नल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। कोई चुनौती दी गई होगी उनको कि ठीक है चलो, अगर तुम्हें इतना ही है तो जर्नल का लेटर वो मंगवाओ, चित्र पिक्चर वो कैसे दिखते हैं। लिख दिया रेणु ने लेटर, चुनौती दी है ना, पूरा करूंगी। ये इस तरीके की लड़की थी और उसने लेटर लिखकर उनकी पिक्चर वहां से मंगवा ली। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान, मतलब गाड़ी में तो बैठती नहीं थी, जब बड़ी होती गई तो उनको पेपर देने में बड़ा परहेज था। वो क्या बोलती थी पता है, वो बोलती थी क्या गारंटी है कि इसमें हम पास होंगे, हमें कुछ आगे मिल जाएगा, और इसमें पास हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। जब वो बीए के पेपर दे रही थी, जैसे तैसे करके उन्होंने 12th निकाली, कॉलेज में पहुंची, कॉलेज में भी उनका यही था हर बार पेपर दे, क्यों देना है पेपर, क्या होगा पेपर देने से। तो जब वो बीए का पेपर दे रही थी तो उन्होंने घर में यही कहा, क्यों जरूरी है क्या पेपर देना, तब मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे कोई यकीन दिला दे कि इम्तिहान देने से फायदा है कोई। बात देखो, बात में दम तो था। अगर मैं पेपर दे रही हूं तो पेपर देने से मेरा क्या फायदा है। अब फायदा आगे चल के कुछ मिलने वाला है मुझे, मैं पास हो जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, क्या देने वाला है मुझे ये। अब ये उनकी बात थी, ये बच्चों के मन में आती है, पर हम सोच के रहते हैं अच्छा पढ़ाई है वो तो करनी ही है, पेपर है वो तो देना ही है। पर ये बच्ची सवाल पूछ उठती थी, बताओ क्या होगा। पर जो
पिताजी थे, घर के लोग थे, वो कहते थे कुछ नहीं होगा, हो गया ना हो, बोला ना कि पढ़ाई की ये पेपर देना है तो जाना पड़ेगा। क्योंकि घर के लोगों की बात थी, बड़े लोगों की बात थी। रेणु लेकिन मन में वही क्वेश्चन लिए क्यों, और चली जाती थी पेपर देने। देती थी, लेकिन वही है कि अपने जिद की पक्की और हर बात पर उसे चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा पढ़ने में कम, लेकिन पढ़ाने में, लोगों को सिखाने में उसका बड़ी रुचि रहती थी। इसलिए उनके अंक कम आते थे, उनके शिष्यों के ज़्यादा आते थे। वो क्या करती थी, लोगों को दूसरे जो पढ़ती थी वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने में उन्हें अच्छा लगता था कि हम लोगों को पढ़ाएं, हम बच्चों को पढ़ाएं। तो उस चक्कर में क्या होता था कि इनके तो अंक कम आते थे क्योंकि ये खुद नहीं पढ़ पाती थी अपना, लेकिन जिनको ये पढ़ाती थी उन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद कर लिया। किसने? चित्रा ने एक नज़र में ही लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया, विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी। और वो ऐलान कर दिया और उसी के साथ उनकी शादी भी हो गई। अचला सबसे छोटी बहन, वह पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। पत्रकारिता में उसका रुचि थी और वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में भी उसकी रुचि थी, उसी की वो छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी। उसे भी लिखने का रोग लग गया था। अचला और राजी भी लिखते थे, बीच में कौन नहीं लिखता था? रेणु और चित्रा नहीं लिखते थे, बाकी मृदुला और यहाँ पर मंजुल ये भी लिखते थे। तो चूंकि ये लिखती थी अचला, तो अचला को लिखने का रोग लगा। सभी ने शादी का निर्वाह भली प्रकार की, मतलब निर्वाह मतलब शादी उसकी अच्छे से की, जैसे शादी होनी चाहिए वैसे उसका विवाह हुआ। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर, जहां औरतों के साथ कई नाटक किए। एक लेखिका क्या हुई, शादी के बाद बिहार के एक कस्बे में, एक छोटी जगह पर, उस जगह का नाम था डालमिया, जहाँ की औरतें नाटक करती थी, प्ले करती थी। तो उन औरतों के साथ इन्होंने, लेखिका ने प्ले भी किए हैं। बाद में मैसूर राज्य में एक कस्बे में बागलकोट में रही, वहाँ उनका ट्रांसफर हुआ, वहाँ वो गई होंगी। लेखिका ने अपने बलबूते पर, वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा भी था कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि जहाँ इन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और 3 भाषाओं का होगा वो, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। इन भाषाओं का, उसमें उर्दू भी शायद शामिल था, इन भाषाओं का उन्होंने कहा था कि मैं ये भाषाएं मेरे विद्यालय में होंगी। और प्राइमरी स्कूल उन्होंने अपने दम पर खोला था क्योंकि वहाँ पर किसी कारण से कुछ पढ़ाई में कुछ ऐसे व्यवधान आ रहे थे कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं स्कूल खोलूंगी। और जो उन्होंने निश्चय किया वो उन्होंने करके दिखाया, अपने बलबूते पर, मतलब अपनी दम पर प्राइमरी स्कूल खोल दिया। अपने प्रयास में कभी असफल नहीं रही। लेखिका जो ठान लेती थी वो पूरा जी तोड़ मेहनत करके वो काम पूर्ण करती थी। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती थी। लेकिन वो कहती थी कि रेणु जैसी मैं नहीं हूँ, रेणु जैसी अपने मन की बात खुलकर बता देती है, अपने हर प्रश्न का उत्तर चाहती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं काम तो कर लेती हूँ अपने मन का, लेकिन उसकी तरह एक बुलंद जो है वो मुझ में कम है, उसके जैसा साहस मुझ में उतना नहीं है। एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए भी लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक बारिश हुई थी 1950 में दिल्ली में। चारों ओर पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। परंतु अपने धुन की पक्की, क्योंकि उसे वो ठान लेती है रेणु, वो करती है, अपने धुन की पक्की रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। और जब स्कूल पहुंची तो स्कूल का जो गेट था वो बंद था और वो वापस लौट आई। अब बंद था स्कूल। इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता। देखिए, उसे कहा भी था कि जाओ, मत जाओ। उसने क्या कहा था, हो सकता है स्कूल खुला हो, हमारे लिए कोई सूचना नहीं है कि स्कूल बंद है, मैं क्यों स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, नियम है मेरा जाना, मेरा ये नियम है, मैं जाऊंगी, कोई नहीं ले जाएगा, मैं पैदल जाऊंगी। और पानी में भीगते हुए, गीले होते हुए वो स्कूल तक पहुंची थी। किसी भी कंडीशन में पहुंचकर जब स्कूल के गेट को बंद पाया तो वापस घर आ गई। ये उनका साहस था। लेखिका का मानना है कि अपनी धुन में वो अपनी मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। वो कहती हैं कि जब अपनी धुन में पक्के हो जाते हैं, ये काम मुझे करना है, उस समय कोई साथ ना दे और व्यक्ति अकेला निकल पड़े, उसका एक अलग मजा है। तब ये विश्वास रहता है मैंने खुद से ये काम किया, अपने ऊपर विश्वास आता, हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो लेखक कह रही है उसका एक अलग ही मजा है जब हम अपना काम स्वयं करते हैं, अपनी धुन में करते हैं, उस काम को करने का जब हम पूरे तरीके से निश्चय कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने पूरा पाठ पढ़ा, कितनी अच्छी अच्छी बातें थी। मुझे तो पढ़ाने में आपको मज़ा आ गया, उम्मीद है आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा, और ये भी उम्मीद है कि याद हो गया होगा। जब हम कहानी को बतौर कहानी नहीं, उसे एक कल्पना के तौर पर पढ़ लेते हैं और साथ में उसके हाव भाव के साथ पढ़ते हैं, क्या नहीं देखा। देखिए, मंजुल का ज़्यादा जिक्र नहीं है, स्वभाव अच्छा रहा होगा। मृदुला जी ने अपने बारे में कम बातें की, लेकिन उनके साथ उनकी नानी थी नहीं, पर उनकी बातें सुनी। उनकी दादी, उनकी परदादी, माँ, कितनी और उनकी लेखिका स्वयं और 4 बहनें। रेणु का स्वभाव, अचला का स्वभाव, फिर यहाँ पर मृदुला जी ने अपना कुछ बताया, वहाँ मंजल, और यहाँ राजीव और बड़ी बहन की बात कम हुई है, अचला की बात कम हुई है, रेणु और चित्रा की बात हुई है। और रेणु की बात सबसे अधिक, क्योंकि रेणु उन भाई बहनों में सबसे अधिक जो थी वो साहसी थी और अपने धुन की पक्की थी। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ा। अब बारी आती है प्रश्नों के उत्तर की। तो पहले लघुत्तरीय प्रश्न है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? क्या उन्होंने, नानी ने, माँ ने नहीं, लेखिका की नानी की क्या आप लिख पाएंगे, क्या सोचेंगे? बताती हूँ मैं आपको उत्तर, पर आप क्या सोचोगे, क्या उनकी भागीदारी रही होगी? जो औरत अपने लिए आजाद होने के लिए आवाज नहीं उठा पाई, देश के प्रति उसका अटूट प्रेम था, और उस आजादी को व्यक्त करने के लिए उसने ये ठान लिया कि मेरी पुत्री का विवाह यदि किसी से होगा तो देश के लिए लड़ने वाले उस युवक से होगा। ये उनकी आज़ादी के आंदोलन में ये भागीदारी रही कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना अपने घर के लिए कि मैं उसी को अपना दामाद बनाऊंगी, किसी भी तरीके से मेरा भी तो योगदान होगा, मैं अपनी पुत्री वहां दूंगी। ये आंदोलन में उनका योगदान था। नहीं तो क्या कहते हैं, अरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अरे बॉर्डर पर जाने वाला सैनिक है, पता नहीं कब कफन में, कब तिरंगे में लिपटा हुआ आ जाए, मैं तो नहीं अपनी लड़की ब्याहूंगी। ऐसे माँ के, देखिए माँ का दिल है, डर लगता है उन्हें, लेकिन ये देशभक्त माँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जो देश के लिए लड़ रहा हूं। ये उनके आंदोलन में भागीदारी थी। अब देखते हैं इसका एक सॉलिड उत्तर। लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से तो शामिल नहीं हो पाई, भागीदारी नहीं दे पाई हो, पर वे दिल से उसमें शरीक थी, शामिल थी। उन्होंने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, से अपनी बेटी के लिए ऐसा वर तलाशने के लिए कहा था, आग्रह किया था, यह कहा था, जो आदमी सच्चा सिपाही हो, जो देशभक्त हो, आजादी का जुनून जिसकी रग रग में बसा हो, मुझे ऐसा दामाद ला कर दो, मुझे ऐसा वर चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप से वो युद्ध करने के लिए नहीं जा पाई, वो आंदोलन में नारे नहीं लगा पाई, वो अंग्रेजों के विरोध में आवाज नहीं उठा पाई, किंतु अपने पति के मित्र से ये आग्रह जरूर कर लिया कि यदि मेरी पुत्री का कोई पति होगा तो केवल देशभक्त होगा, जिसकी रग रग में देशभक्ति भरी होगी। यही तो उनका एक कितना बड़ा योगदान था, अपनी पुत्री दे दी। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। लेखिका की मां परंपरा का कोई पालन नहीं करती थी, मैंने अभी बताया ना, बच्चों के लिए खाना नहीं, कोई लाड़ प्यार नहीं, घर के कोई ऐसे ठोस बड़े भारी कोई काम नहीं, मन की मर्जी है तो काम करेंगे, नहीं तो लेट कर गाने सुनेंगे, नहीं तो किताबें पढ़ेंगे। कोई ऐसी परंपरा आदि, कोई ऐसी रीति रिवाज में नहीं बनी थी वो, लेकिन उसके बाद भी वो सबके दिलों पर राज करती थी। इसके आधार पर लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं थी, पहले अपन विशेषताएं निकालें, फिर हम उत्तर की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं थी? वो झूठ नहीं बोलती थी, उनके अंदर किसी भी बात को अपने अंदर गोपनीयता में रखने की आदत थी। उनका स्वभाव जो था वो निष्पक्ष था। उनके स्वभाव में वो जो होता ना कि लोगों के बातें सुनना, या फिर लोगों की किसी एक की तरफ बोलना, या फिर एक तो गैर दुनियादारी, मतलब दुनियादारी से उन्हें उतना मतलब नहीं था। तो ये बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी। ये विशेषताएं हमने अपनी भाषा में आपको बताई। मैंने आपसे कई बार कहा है ना कि जब आपको लगे कि उत्तर आपसे याद नहीं हो रहा, लेकिन पाठ आपने सुना था, तो मेरी इन बातों को याद रख लेना, आपसे उत्तर बन जाएगा। लेखिका की मां परंपरावाद के खिलाफ थी, फिर भी वह सब पर राज करती थी। क्या कारण था? वह सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी, वह ईमानदार थी, वह निष्पक्ष थी। इतना सब कुछ उनके साथ में था, और साथ ही वह एक सच्ची सलाहकार थी। वह किसी की गोपनीय बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करती थी।
निष्पक्षता थी उनके अंदर, गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी वो, सच की, झूठ नहीं बोलना मतलब सच की हामी, वो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी। तो और एक अच्छी सलाहकार थी। कितने सारे गुण हैं देखिए जरा, सुंदर व्यक्तित्व की धनी, ईमानदार, निष्पक्ष, सच्चाई पर चलने वाली, सच्ची सलाहकार, किसी की गोपनीय बातों को दूसरों पर प्रकट नहीं करती थी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 विशेषताएं थी। चाहे तो आप ऐसा लिखें, चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो लेखिका की मां परंपरावाद के खिलाफ थी, लेकिन कुछ निम्न विशेषताएं उनके अंदर थी, तो आप पॉइंट दे सकते हो। पहला पॉइंट आप देंगे, वो सुंदर व्यक्तित्व की धनी थी। दूसरा, वो निष्पक्षवादी थी। तीसरा, वो सच्चाई कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी, वो झूठ नहीं बोलती थी। चौथा, उनमें क्या थी, वो ईमानदार थी, ईमानदार महिला थी, वो ईमानदार व्यक्तित्व था उनका। साथ ही पांचवा, वह एक अच्छी और सच्ची सलाहकार थी, जो भी बोलती थी बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलती थी, किसी की गोपनीय बात को वो दूसरों तक नहीं पहुंचाती थी। छठवा, तो ये आप ऐसे दे सकते हो, पॉइंट में भी आप दे सकते हो, पैराग्राफ में भी। अगला, लेखिका की मां पर, वो उसी का है ये, उसमें का था कि विशेषताएं बताइए, और खा है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। मतलब कैसा लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था। ये तो परंपरा में मां नहीं बनी थी, पर उनका माहौल कैसा था उनके घर का, तो देखिए जरा कैसा माहौल था। अच्छा वातावरण था, वो अपनी बहू के साथ विनम्रता और आदर के साथ पेश आती थी और उनसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती थी। घर में काफी आजादी का माहौल था, बहुत अच्छा। देखिए अब आप खुद सोच सकते हैं, जिसके घर की बहू अपने मन मुताबिक जी रही है, कोई बड़ा काम जो उनसे नहीं बनता वो नहीं करती है, वो आराम से अपने मन के इच्छाएं पूरी करती हैं। किताबों को पढ़ना उनका शौक है, गाने सुनना उनका शौक है, वाद विवाद, डिबेट या साहित्य पर चर्चा करना उनको अच्छा लगता है। इन सारी बातों के बावजूद भी उनके घर में उनकी सुनी जाती थी। स्वाभाविक है, घर का वातावरण आजाद, खुले विचारों वाला था, किसी को किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव नहीं था। बिल्कुल परिवार का वातावरण अच्छा था, शांत था, समझने वाला था, किसी का अपनापन का व्यवहार था, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव था, विनम्रता का भाव था। ये सारी बातें जो इसमें उत्तर में नहीं है, लेकिन हमने तो समझी है ना, तो भी हम लिख सकते हैं। उत्तर को यदि और बढ़ाना हो तो हम बिल्कुल इनमें और जो मैंने बोला वो जोड़ सकते हैं कि उनकी दादी के घर का वातावरण बहुत अच्छा था। जब परंपरा को न अपनाते हुए भी लेखिका की मां आजाद रूप से अपने सारे शौक करती थी, पढ़ने का काम करती थी, जो काम नहीं बनता उसे नहीं करती थी, उसके बाद भी घर में यदि उनकी बात सुनी जाती थी, इससे पता चलता है कि घर का माहौल खुले विचारों का था, किसी पर किसी का दबाव नहीं था, आपस में विनम्रता, आदर का भाव था, अपनत्व का भाव था, और जो उनकी जो सोच थी, जो उनका माहौल था, वो तो हमने पहले ही कह दिया कैसा था, आजाद ख्यालों का था। और लेखिका की परदादी भी साथ में थी, उनका जो सोच था उनकी भी वैसी ही सोच थी। तो ये हमारा उत्तर हुआ, जो आप लिख सकते हैं आराम से। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। तो लेखिका के प्रयास यहाँ पर क्या रहे, देखिए ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल है। हर बच्चे को, हर बच्ची को शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है, इसे कोई बीच में रोक नहीं सकता। रोकना, उसको शिक्षा से वंचित करना, ये कानूनन अपराध है। लेखिका का मत है कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब इन्होंने कर्नाटक के एक कस्बे में जब इन्होंने अपना प्राइमरी स्कूल खोला था, उस समय वो खोलने की आज़ादी उनको नहीं दी जा रही थी, पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने बलबूते पर कहा था मैं खोलूंगी स्कूल, मेरा स्कूल होगा, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, जो मैं शिक्षा देना चाहूँगी, जिस विषय की वो शिक्षा वो वहाँ प्राप्त करेंगे। तो ये बताता है कि जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों का शिक्षा लेना, कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए, कर्नाटक के कस्बे बागलकोट में कोई ढंग का स्कूल ना था, सर्व शिक्षा की पक्षपाती थी। उनके प्रयास से कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में, हाँ उर्दू नहीं थी, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाओं में, मतलब वहाँ पर पक्षपाती था, हर किसी को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने पर रुकावट थी। तो लेखिका ने वहाँ अपना वर्चस्व बताया कि मैं पढ़ाऊंगी, मेरा स्कूल होगा, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी तीनों भाषाओं में बच्चे पढ़ेंगे।
भाषाओं की पढ़ाई करने वाला मान्यता प्राप्त स्कूल खुल गया था। इस बात से पता चलता, तो आप लिख सकते हैं कि कर्नाटक के एक कस्बे वागलकोट में जहां पर पढ़ने की स्वतंत्र आज़ादी नहीं थी, पक्षपाती शिक्षा दी जाती थी, वहां लेखिका ने अपना एक प्राइमरी स्कूल अपने दम पर खोलकर और 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाने वाले ऐसे प्रस्ताव को रखकर मान्यता प्राप्त जो स्कूल खोला। उससे सिद्ध होता है कि लेखिका ये मानती थी कि बच्चों का पढ़ना जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बच्चे की शिक्षा उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। आए समझ में कि हमने इस तरीके से इसको लिखेंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि उन्होंने एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल अपने दम पर खोला था। रेणु स्कूल से लौटते समय गाड़ी में क्यों नहीं बैठती थी? बहुत अच्छे से पढ़ा था, नहीं बैठती थी क्योंकि उन्हें स्कूल बस से उतरने के बाद अपने घर तक गाड़ी में जाना सामंत शाही लगता था, जो उनके पसंद के खिलाफ था, जो वो नहीं चाहती थी। बस यही कारण था कि वो गाड़ी में नहीं बैठती थी। देखिए, रेणु की सोच सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी हम अपने आप को बड़ा और अमीर दिखाएं। उनका कहना था कि यूं थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठना सामंतशाही सभ्यता कहलाएगी, जो मुझे पसंद नहीं है। सामंतशाही जो परंपरा थी या विचारधारा थी, उसके वो खिलाफ थी। अपने घर से, अपने बस से अड्डे से थोड़ी दूर तक अपने घर में यूं थोड़ी देर अपने रास्ते में पैदल चलना उनको मंजूर था, किंतु सामंतशाही दिखाना उनको मंजूर नहीं था, इसलिए वो गाड़ी में नहीं बैठती थी। मतलब उनका बैठना क्या है? ये सामंतशाही का द्योतक है, उसका सूचक है, उसका परिचायक है कि आप सामंत हो, आप बड़े हो, आप अमीर हो, आप पैदल नहीं चलते, ये उनको पसंद नहीं था दिखाना। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर वो लघुत्तरी थे, आपके 2 से 3 नंबर के आएंगे, ये आपके 5 नंबर तक के प्रश्न आएंगे। आप अपनी कल्पना से लिखिए, कल्पना करना है आपको कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी? क्या सोचेंगे आप उसके लिए? लेखिका की परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि वे परंपरा के खिलाफ के विचार, क्योंकि वो कतार से अलग चलती थी। एक कतार में लोग कह रहे हैं लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, वो कतार से अलग चलती थी, लड़की चाहिए। पारंपरिक विचारों के खिलाफ थी। वो नहीं कहती थी एक ने हुआ हुआ बोला तो हम उसके पीछे हुआ हुआ बोलकर ही चलेंगे, नहीं। हमारे दिमाग में जो परंपरा जन्म लेगी, हम जो चाहेंगे परंपरा वो बनेगी। तो वो परंपरावादी जो सिद्धांत थे उसके वो कैसी थी? खिलाफ थी। सामान्यतः हमारे समाज की ये सोच होती है कि पहली संतान पुत्र प्राप्ति इच्छा रखते हैं समाज के लोग, पर परदादी इस लीक से हटकर, इस परंपरा से हटकर कुछ और करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा? नहीं चाहिए मुझे पुत्र, सब पुत्र मांगते हैं ना, मुझे पुत्री चाहिए। उनमें लड़की जाति के प्रति प्रेम का अधिक स्नेह रहा होगा। यह बात यह सिद्ध करती है कि ऐसा नहीं कि पुस्तों से उनके परिवार में कन्या पैदा ना हुई हो, ऐसा नहीं है कि कन्या कोई नहीं थी, लेकिन उनके परिवार में पहले भी कन्याएं पैदा हुई थी, उसके बाद भी ये उनका मन था, ये उनकी इच्छा थी कि वो कन्या ही अपने घर में लेंगी, क्योंकि जैसा उन्होंने पाठ में कहा है कि वो लीक से हटकर चलती थी, जो परंपरा है उस परंपरा के वो खिलाफ थी। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि लेखिका पतोहू से इसलिए पुत्री की प्राप्ति की क्योंकि वो परंपरावादी जो समाज है वो उससे हटकर काम करती थी, उन्हें वो पसंद नहीं था। वैसे समाजों में हर घर में पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत की जाती है, उस लीक से वो हटकर कहती थी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। उन्हें पुत्रियों से प्रेम रहा होगा, और ऐसा नहीं रहा होगा कि उनके घर में कोई पुत्री ना हो, पुत्री रही होगी, लेकिन पुत्री के प्रति, कन्या के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्री ही चाहिए। और ये आपका उत्तर है। इसके साथ साथ मैं अलग से बोल देती हूँ, इसलिए कि आपको यदि ये पढ़ना है आप पढ़िए, और यदि आपको सुनने में अच्छा लगता है और याद होता है तो आप सुनने वाले भी उत्तर लिख सकते हैं। अगला है निबंधात्मक। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी को डराकर धमकाकर सीधे रास्ते पर लाया जाए या प्यार से लाया जाए, ऐसा पाठ में क्या बताया गया है, कहां से पता चलता है? एक बार लेखिका के घर में चोर आया था, याद कीजिए। उस चोर को ना मारा, ना पीटा, ना डराया, ना धमकाया, एक सहज भाव से ये कह दिया कि मैंने पानी पिया, अब तुम पानी पियो, और हम दोनों क्या हो गए? माँ बेटे हो गए। तो फिर देखिए कि अब लोटे से पानी पिलाना उन्होंने सही समझा, कोई मारा पीटी ना करके। तो वही बात मैं बता रही थी
कि ये देखिए यहाँ पर धमकाया, उपदेश नहीं दिया, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला। जब माँ जी के कमरे में, मतलब पर दादी के कमरे में जब वो चोर घुसा था, कोई नहीं डरा है। उसने बोल भी दिया मैं चोर हूँ। चाहती तो वहीं पर दादी चिल्ला सकती थी चोर चोर, और सिपाही आ जाते, पहरेदार आ जाते, वो मारा पीटी चालू। कुछ नहीं किया, बड़े सहज भाव से हाँ ठीक है पानी ले आओ। वो ले आया पानी, और खुद ने पानी पिया और उसके कह दिया लो तू भी पी ले। उसने भी पी लिया। तब ये कह दिया कि भाई अब तो तुम मेरे बेटे हो गए। कितनी आसानी से उसको ये सबक सिखा दिया कि ये छोड़ दो और ये अपना लो। खेती करोगे, मेहनत करोगे, पैसा मिलेगा, तुम्हारे मन लगेगा तुम्हारा काम करने में, और तुम्हारा काम ईमानदारी और लगन और मेहनत का होगा। ये बात सिखाने में दादी को टाइम नहीं लगा। इतनी सी घटना से सिर्फ पानी पीने और पिलाने में ही समझा दिया सब कुछ, और एक रिश्ता बना लिया बड़ा प्यारा सा माँ और बेटे का। उस रिश्ते की मर्यादा को रखते हुए उस चोर ने भी क्या कर दिया, चोरी त्याग दी। तो वही है कि डराने, धमकाने और उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी कार्य किया जा सकता है। सहजता से भी लोगों को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण इस पाठ में लेखिका ने दिया है। तो दादी ने पानी मंगवाया, उसे भी आधा लोटा पानी पिलाया। परदादी ने उसे अपना बेटा बताया। इस प्रकार दादी ने सहज व्यवहार से, सहज स्वभाव से उस चोर को चोर के मार्ग से हटाकर किसमें लगा दिया, उसको खेती के सही रास्ते पर लगा दिया। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहानी सुनाई, आप वो कहानी आराम से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार दादी ने चोर के चोरी पकड़े जाने पर भी, या चोर के ये बात मान लेने पर भी कि वो चोर है, बिना किसी डराए धमकाए केवल एक लोटे पानी में से आधा लोटा पानी स्वयं ने पिया और आधा चोर को पिलाकर माँ बेटे का रिश्ता बनाकर ये समझा दिया कि अब तुझे खेती करना है या चोरी करना है। इतनी सहजता के साथ चोर ने अपना धंधा चोरी त्याग कर उस बात की मर्यादा को रखकर, या उस रिश्ते की मर्यादा को रखकर सही रास्ते पर आ गया। ये तो हो गई अपनी बातों बातों में अपना उत्तर। आप ये भी लिख सकते हैं, एकदम करेक्ट होगा। और जो उत्तर यहाँ दिया है आप वो भी लिख सकते हैं कि जब एक बार लेखिका की परदादी घर में चोर घुस गया, तब उन्होंने उसे डराया, धमकाया, उपदेश नहीं दिया, ना उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला। उन्होंने उसके साथ सहज व्यवहार ही किया। उससे अपने लिए परदादी ने पानी मंगवाया, उसे भी आधा लोटा पानी पिलाया। परदादी ने उसे अपना बेटा बताया, और इस प्रकार परदादी के सहज व्यवहार से वह चोरी छोड़कर खेती के काम में लग गया और सही रास्ते पर आ गया। बात वही है। तो आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अधिक श्रद्धा भाव से देखने वाला, देखिए अगर हमारे दिमाग में आता है तो एक तो लेखिका की माँ आती है, उन्हें भी श्रद्धा भाव से देखते थे कि उनके अंदर अच्छाइयाँ थी, वो बुराई, झूठ नहीं बोलती थी, वो लोगों के की गुप्त बात को नहीं इधर उधर करती थी। अगर एक और पड़ला देखें, एक और पहलू देखें तो वो है परदादी। परदादी भी अच्छी थी कि उन्होंने क्या किया था, पतोहू के लिए पुत्री मांगी थी। तो ये दो तीन हमारे दिमाग में बातें आ रही हैं जिनको हम लिख सकते हैं। उत्तर क्या कह रहा है? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधोलिखित, मतलब नीचे लिखे किस्म के इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। कैसे इंसानों को? जो लोग सदैव सच बोलते हैं। ये किसकी बात आ गई हमारे दिमाग में? लेखिका की माँ की, जो हमने अभी बताई थी। जो इरादों के मजबूत होते हैं, रेणु लेखिका की बहन। जो हीन भावना के शिकार नहीं होते हैं, जो ये नहीं देखते कि अरे मुझसे कुछ नहीं बन रहा है, हीन भावना के शिकार नहीं होते हैं। जैसे हम चोर भी कह सकते हैं कि वो हीन भाव, लेकिन उसने बात मान ली। जो किसी की गोपनीय बातों को बताते नहीं है दूसरों को, लेखिका की माँ। जो इंसान दूसरे इंसान के साथ सहज व्यवहार करता है, परदादी और चोर। यहाँ पर दादी ने सहज व्यवहार किया। इतने सारे लोगों की अच्छी बातें मिलकर इस पाठ में ये बताया गया है कि ऐसे लोगों को लोग श्रद्धा भाव से देखते हैं। हमेशा सच बोलना, किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखना, दूसरों को ना बताना, सहज और सरल व्यवहार एक दूसरे के साथ करना, इरादों के पक्के होना, और अपने अंदर, मन के अंदर हीन भावना को ना आने देना। देखिए इसमें क्या होता है, सुनिए। हम सदैव सच रहते हैं, ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेखिका की माँ के दौरान। जब हम सच्चे होते हैं, जब हमारी सही बात होती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आती है। लोग कहते नहीं यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। अपने आप मन में उसके प्रति आदर और सम्मान के भाव आ जाते, रिस्पेक्ट आ जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को हीन नहीं समझता, अच्छा मुझसे ये नहीं बनता, कोई नहीं,
अंग्रेजी नहीं बनती है, कोई नहीं, हिंदी बहुत अच्छी बनती है हमसे, मेरी इस कला में हाथ मेरा निपुण है, ये नहीं मुझसे आ रहा है, मैं इसे सीखूंगी, पर इसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं कर पाऊंगी पर ये कर पाऊंगी। पर अपने अंदर ये भावना ना आने देना, अरे यार ये मुझसे क्यों नहीं बनता, मैं ऐसी क्यों हूँ। नहीं, जो आपसे नहीं बनता जो आपसे बनता हो सकता वो किसी और से ना बनता हो। तो कभी भी अपने अंदर ये हीन भावना नहीं आने देना। और जब ये हीन भावना के शिकार व्यक्ति स्वयं नहीं होता, उसके अंदर स्वयं के ऊपर यदि आपके ऊपर अपना आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो लोग आपको बिल्कुल नीचे नहीं गिरा सकते। खुद के ऊपर विश्वास करो, तब लोग आप पर विश्वास करते हैं। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे। अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ता है, मैं कर पाऊंगी, मैं करूंगी, सामने वाला अपने आप विश्वास दिखा देता, अच्छा मतलब ये करेगी। फिर हीन भावना के शिकार, मतलब वही मैंने बताया, इरादों के पक्के होना है। देखो, जो हीन भावना का शिकार नहीं होता, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ, वो इरादों का पक्का होता है, मैं करके दिखाऊंगी। और ऐसे व्यक्ति के अंदर भी लोगों का उसके प्रति श्रद्धा की भावना जाती। गोपनीय बात हो गई थी, सहज भाव भी हमने कर लिया था कि लोगों के प्रति विनम्रता का भाव हमें लोगों के बीच में उच्च स्तर का दर्जा दिलाता है। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अकेलेपन का कुछ अलग ही मजा है। रेणु जो लेखिका की बहन थी, वो अपनी जिद की, या ये कहें तो अपने इरादों की पक्की थी। इरादों के पक्के होने वाला व्यक्ति किसी भीड़ का इंतजार नहीं करता है। वो ये नहीं करता अगर ये मेरे साथ चलेगा तो मैं काम करूंगी, यदि ये साथ देगा तो मैं जाऊंगी। नहीं, जिसके इरादे बुलंद होते हैं, जिसके इरादे पक्के होते हैं, वो कभी भीड़ के साथ चलने के लिए की प्रतीक्षा नहीं करता। भीड़ मेरे साथ हो ना हो, मैं अकेला चला जाऊंगा, क्योंकि याद रखिए, यदि आपके इरादे निश्चित हैं तो एक दिन वो भीड़ आपके पीछे और आपके साथ होगी। आपको भीड़ में घुसकर अपना काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो इरादों के पक्के होते हैं वो अकेले चढ़ पड़ते हैं अपनी धुन में, मैं करके दिखाऊंगी। फिर देखिएगा, जो ये भीड़ आज मेरे सामने खड़े होकर हंस रही, कल ये मेरे पीछे होकर तालियां बजाएगी। तो ये कुछ बातें होंगी यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया कि उनकी ये बात, और वो अपनी धुन में अपना काम करने वाली। तो लेखिका भी एक हद तक, लेखिका ने भी क्या किया था, जब स्कूल खोलने से इनकार कर दिया था उस कस्बे में, वहां पर लेखिका ने अपने दम पर प्राइमरी स्कूल खोला था, वो भी अकेलेपन की धुन थी। देखिए, लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन है, वो जो ठान लेती है वो करने के लिए वो तत्पर हो जाती है। एक बार तेज वर्षा हुई, बहुत पानी भर गया, लेकिन उसको स्कूल जाना था। लाख मना करने के बाद भी वो स्कूल के गेट तक गई, अपने नियम को निभाया, अपने नियम को उसने फॉलो किया। वो गई और गेट बंद होने पर वापस आ गई, लेकिन वो अपने धुन की थी कि मुझे जाना है, मेरा नियम है स्कूल जाना। तो वो वहां पर गई थी। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वो पैदल गई, स्कूल बंद था, सब मना कर रहे थे। नहीं, उसने अपना नियम, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। वह वापस 2 मील घर पहुंची। लेखिका उस घटना को सुनकर हैरान हो उठी। उसे लगा कि अपनी धुन में अपनी मंजिल तक पहुंचना एक अलग ही मजे की बात है। और वह लेखिका ने भी तो किया था, अपनी धुन में अपने दृढ़ निश्चय को उसने साबित किया कि मैं स्कूल खोलूंगी। कैसे कोई किसी को पढ़ने से रोक सकता है। तो रेणु की बहन और उसके जो लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में यही है कि लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की मालकिन थी। वह जो कुछ ठान लेती उसे करके रहती। एक बार तेज बारिश में जब पानी 9 इंच तक भरा हुआ था, सड़क पार ना के बराबर वाहन थे, मतलब सड़क पर जाने के लिए कोई वाहन नहीं चल रहा था। रेणु की स्कूल बस लेने नहीं आई थी, तब भी वह स्कूल पैदल चली गई। स्कूल उस दिन बंद था, परंतु उसे इस बात का मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। लेखिका इस घटना से हैरान हो उठी कि उसे भी लगा कि अपनी धुन में मंजिल की ओर यदि चलना हो तो इससे सीखो। और शायद वही सीख थी कि लेखिका ने इसी सीख को लेकर स्कूल खोल डाला था। वो भी अपनी धुन की पक्की थी। तो ये घटना भी हम जोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं। और ये ऐसा का ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये तो सही है ही। और वो घटना भी हमारे इसमें शामिल हो सकती है। यहाँ पर हमने अपना पाठ मृदुला गर्ग का मेरे संग की औरतें पूर्ण किया। पाठ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बातें थी। कुछ या बहुत जगह पर विदेशी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जो अलग अलग जगह से आए, क्षेत्रीय शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्र विचारधारा की बात आई है, देशभक्ति की बात यहाँ पर की गई है, धुन के पक्के अपने बात के अडिग रहकर काम करने की बात की गई है।
बहुत सारी अच्छी बातों को इस पाठ में बताया गया है। पाठ से संबंधित आपने प्रश्नों के उत्तरों को देखा। यदि कोई ऐसा प्रश्न जो आपको कहीं और से मिल पा रहा है, आप देख पा रहे हैं किताब में, आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे आना चाहिए और आप मुझसे वो समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट कर कर बता सकते हैं कि पढ़ाइए, आपको यहाँ शंकाओं का समाधान किया जाएगा। और केवल हिंदी में ही नहीं, अन्य सभी विषयों में जो आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 6वीं से 12वीं के सभी बोर्ड के लिए यहाँ पर जो शिक्षा उपलब्ध की जा रही है, अच्छे शिक्षकों के माध्यम से जो ज्ञान आपको बांटा जा रहा है, उसको अर्जित कीजिए। और इसके लिए आप कहाँ जाएंगे जहाँ आपको पता लगेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट है, जिसे आप डाउनलोड कीजिए, इस पर विजिट कीजिए, तो आपको सारे बोर्ड का यहाँ पर जानकारी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप नीट, क्लेट, जेई जैसे परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।